नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है लफ्ज़ बड़े और वादे फीके और इसकी राइटर है रूह चौधरी। होपफुली कि आप लोगों को ये नावल पसंद आए। और इसके अलावा आज के दिन मतलब आज सैटरडे है, आज के दिन नावल कंप्लीट हो गया है। मैं सोच रही हूँ रद्द नावल की जो बाकी एपिसोड्स अभी आई हैं वो एक्चुअली नावल ऐसा है जो मंथली एपिसोड एक आती है, ठीक है। तो 5-6 मंथ हो गए मैंने आप लोगों को उस नावल की एपिसोड नहीं दी, तो एक साथ ही मुझे काफ़ी मतलब एपिसोड्स मिली हैं उसकी। तो मैं आप लोग अभी भी वो कंप्लीट नहीं है, तो मैं आप लोगों को उसकी एपिसोड सुना दूँगी। बाकी जो एपिसोड जैसे जैसे आती रहेंगी साथ साथ हम लोग पढ़ते रहेंगे। साथ में कोई और नावल भी देखते हैं, उसको भी स्टार्ट करती हूँ। और इसके अलावा आज के दिन नावल ये जो कि अभी आप लोगों को संडे को शायद ये नावल मिले, तो अभी सैटरडे को ये नावल कंप्लीट हो गया है। हवेली बेस बहुत ही मज़े का नावल था, बहुत मज़े का नावल था और आप लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहा उस पर। दिल दिया दहलीज़, ठीक है, वो बुक्स फॉरएवर चैनल पर है, उसके 3 एपिसोड्स इधर हैं। वैसे मैंने प्लेलिस्ट भी उसकी बना दी है, दोनों तरफ, इधर भी है और उधर भी है, बुक्स फॉरएवर पर भी है, नावल्स फॉरएवर पर भी है। एंड यार मैं क्या करूँ, मेरा टाइम नहीं लग रहा माला नावल स्टार्ट करने का, और मेरे साथ में थीसिस का भी वो टाइम चल रहा है। तो सारी चीज़ें एक साथ इतना कुछ हो रहा है कि मैं कैसे मैनेज करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है। बाकी ये 2 चैनल्स पर तो मैं काफ़ी एक्टिव हो गई हूँ और इंशाल्लाह मैं इधर एक्टिव ही रहूँगी। और फिर मैं अकेली हूँ, नावल्स इतने ज़्यादा हैं, मैं कौन कौन से नावल्स पढूँ। आज तो मेरा दिल कर रहा था मैं कराकरम का ताजमहल पढूँ। मुझे उसकी स्टोरी थोड़ी थोड़ी याद है, कुछ कुछ उसकी एपिसोड्स मिसिंग थी। तो जब मैंने स्टार्ट में पढ़ा था तो मैंने बहुत मतलब तब भी शायद मैंने डाइजेस्ट में पढ़ा था, तो इसीलिए मुझे ना उसके वो कुछ एपिसोड्स मिली नहीं थी। डाइजेस्ट में पढ़ने का ये होता है ना कि अगर एक महीने का आपको डाइजेस्ट नहीं मिलता तो एक पूरी वो स्टोरी उसमें से नहीं मिलती। तो ऐसे ही था कि अंदर एक डाइजेस्ट नहीं आया था, तो वो मैंने पढ़ा नहीं। तो मेरा दिल कर रहा है कि वो मैं पढूँ और आप लोगों को भी सुनाऊँ। वो बहुत मज़े का नावल है, निम्रा अहमद का ही नावल है और ऑफ़ कोर्स निम्रा अहमद मुझे बहुत पसंद है, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन खैर वही बात कि अभी मैं कुछ कह नहीं सकती, अभी मुझे अपना थीसिस का काम कंप्लीट करना है, वो सर पर डेट खड़ी है। ईद से पहले पहले मुझे वो सारा कंप्लीट करके चेक करवाना है, मंडे को इनफैक्ट मुझे चेक करवाना है। और उसका वो अभी मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही लिखा है और इसके अलावा रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना है, दैन मुझे मटेरियल मेथड लिखना है जो कि मुझे इन 2 दिनों में ही लिखना है। और ये तभी पॉसिबल है जब मैं करूँगी, और ये तब करूँगी जब मैं रिकॉर्डिंग से फारिग होंगी। तो खैर ये चीज़ें तो चलती रहती हैं लाइफ में। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के। मैं पूछती हूँ ये किसकी हरकत है। घर के सारे छोटे बड़े बच्चे मैमूना बेगम की अदालत में खड़े थे। उन्होंने भी मुजरमाना अंदाज में सर झुकाया हुआ था। जो मुजरिम नहीं थे हुआ ये था कि मैमूना बेगम ने अचार के लिए केरियों पर मसाला वगैरह लगाकर ऊपर छत पर रख दिया। मगर गर्मियों की तवील दोपहर में जब बड़े आराम कर रहे थे तो बच्चा पार्टी खुफिया तौर पर बनाए गए मंसूबों पर अमल करते हुए खूब मज़े कर रहे थे। और आज भी वही हुआ था कि सारे घर के बुजुर्ग कमरों में आराम कर रहे थे और बच्चे ऊधम मचा रहे थे। लड़कों को शरारत सूझी और पाइप लगाकर लड़कियों पर पानी डालने लगे। पाइप गोहर के हाथ में था। सारा को सबसे ज़्यादा इस हरकत से कोफत होती थी। वो गोहर से बचने के लिए टेरिस की तरफ भागी, मगर टेरिस के फर्श पर मैमूना बेगम ने अचार बिछाकर कटी हुई केनियाँ रखी हुई थी। वो उनसे बचती दूसरी तरफ भागकर कमरे में छुप गई। गोहर उसकी तलाश में सीढ़ियों तक आया तो वो पानी से केरियाँ न बचा सका और मैमूना बेगम की इतने दिनों की मेहनत ज़ाया हो गई। ठीक है, अगर कोई बच्चा ना बताएगा कि ये हरकत किसकी है तो इस सज़ा में सब शामिल होंगे, किसी एक को सज़ा नहीं मिलेगी। सज़ा की धमकी पर सब बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा। असल सज़ावार तो गोहर ही था, मगर वो भी मुंतज़िर खड़ा था कि कसूर किसी और के खाते में चला जाए और वो सज़ा से बच जाए। अम्मी की सज़ाएं बड़ी सख्त हुआ करती थी। वो चच्ची जान, ये मेरी गलती है, ये बारीक सी आवाज़ सारा की थी। तहान पान थी ये लड़की अक्सर ऐसे जुर्रतमंदाना मराहिल से गुजर जाया करती थी। सबने हैरत से सारा को देखा जो चोर बनी सज़ा की मुंतज़िर थी। जबकि मैमूना बेगम का 100% शुबा दुरुस्त साबित हुआ तो उन्होंने किसी सख्त मिजाज टीचर की तरह उसकी 2 नन्ही मुन्नी चोटियों से उसे अपनी तरफ घसीटा। कहीं जनाटेदार थप्पड़ों से उसके रुखसार सुर्ख होकर तपने लगे, इतने की आंखों की झील से टपकने वाला गर्म पानी भी उन शोलों पर ठंडा लगा।
मुझे मालूम था ये शरारत तुम्हारी ही हो सकती है। जान को आ गए हो तुम सब घर वाले, ज़िंदगी अजाब बनाकर रह गई है। तुम लोगों से तो लगता है मरकर ही पीछा छूटेगा। हर वक्त घर में ओधम मचाए रखते हो तुम। बहन भाई नाक में दम कर रखा है कमबख्तों ने। मैमुना बेगम को दिल की भड़ास निकालने का भला दूसरा मौका कहाँ हाथ आ सकता था। वो बड़े तहम्मुल से गौहर की ख़ता अपने नाम लिखवाकर सज़ा भुगत रही थी। आखिरकार सारा पर तरस आ गया तो उसने धीरे से आगे बढ़कर माँ का हाथ रोक लिया तो वो खूनखार निगाहों से उसे घूरने लगी। बस करिए अम्मी, अब क्या जान से मारेंगी, जबकि कसूर भी इसका नहीं। हाँ हाँ, ये सब बेकसूर है। ख़ता तो सिर्फ मेरी ही है कि घर में रखा हुआ मेहनत बर्बाद करके रख दी महीने भर की। अम्मी कसूर वाकई मेरा है। मैं ही पानी का पाइप सारा के पीछे लेकर भागा तो ये छुप गई और पानी अचार पर गिर गया। मैं क्या कर सकता था फौरी तौर पर। सारा को मार खाते देखकर गौहर का खौफ भी दूर हो गया। कसूर उसका था, सज़ा वो भुगत रही थी। उसने सच बोल दिया। मगर मैमुना बेगम को सच्चाई के उस आईने में भी सारा ही कसूरवार नज़र आई। ये तुम्हें देखकर छुपी क्यों? वहीं खड़ी रहती। मैं सब समझती हूँ। माँ है कि अपने बच्चों की अच्छाई और फर्माबरदारी की कस्में खाती नहीं थकती। खबरदार जो आइंदा इस तरफ का रुख किया तो जान निकाल दूंगी। मैमुना बेगम ने सारा और उसके छोटे भाई को बाजू से पकड़कर बाहर निकाल दिया। सारा छोटे भाई नदीम का हाथ पकड़कर कॉरिडोर क्रॉस करके अपने पोर्शन की तरफ जा रही थी। तब उसने दरमियान में रुककर नदीम से एक वादा लिया। देखो नदीम, अम्मी को कुछ ना बताना कि चची जान ने हमें मारा है। वो मिन्नत भरे लहजे में नदीम को समझा रही थी, जिसके अज़ाइम खासे जारहाना थे। क्यों ना बताऊं? मैं तो ज़रूर बताऊंगा। चची जान हमें हर वक्त बुरा भला कहती रहती है और आपको भी इतना मारा है, अपने बच्चों को तो कुछ नहीं कहती, हमें ही। उसके रोके हुए गर्म आंसू उनकी नाइंसाफ़ी पर रुखसारों पर फैल गए। बुरी बात नदीम, ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। चची जान बड़ी हैं और बड़े तो गलत कामों से बच्चों को रोकते ही हैं। सारा ने प्यार से भाई को समझाया। सिर्फ हम ही रोकती हैं क्या? सिर्फ हम ही बुरे काम करते हैं? नदीम को सख्त गुस्सा था। एक तो सारा की पिटाई, दूसरा हकारा से कमरे से निकाले जाने का। चलो अब छोड़ो इस बात को। देखो अगर तुम मम्मी से शिकायत करोगे ना तो अम्मी को भी गुस्सा आएगा और वो चची जान से लड़ेंगी। इस तरह घर में हंगामा होगा। अब्बू और चचा जान की भी आपस में लड़ाई होगी और हो सकता है वो लोग अलग घर में चले जाएं या हम चले जाएं। फिर हम सब जुदा हो जाएंगे। फिर हम कैसे इकट्ठे खेल सकेंगे? अब्बू बीमार है, सब कुछ चचा ही तो करते हैं। अच्छे भाई, अगर हम शिकायत कर देंगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, इसलिए अम्मी को कुछ नहीं बताना, ठीक है ना? सारा ने नदीम के सामने कुछ ऐसा खौफनाक नक्शा खींचा कि वो भी खामोश हो गया और दिल ही दिल में सारा की बात मान लेने का इरादा कर लिया। मगर एक बात तो थी कि वो ताई अम्मी की नाइंसाफ़ी और सख्त मिजाजी से सख्त खाइफ था। मगर सारा ने जो बात कही थी कि हमारे ताया अब्बू ही सब खर्चा करते हैं, तो एहसान मंदी में सब कुछ बर्दाश्त करना उनकी मजबूरी थी और मैमुना बेगम इस मजबूरी से भरपूर फ़ायदा उठाती थी। कमर और एहसान दोनों सगे भाई थे। कमर अच्छे ओहदे पर थे, जबकि एहसान को बचपन ही से एक मौजी मर्ज़ ने अपनी गिरफ्त में ले रखा था, जिसकी वजह से वो अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरी नहीं कर सकते थे। घर का मसला इसलिए नहीं था कि वालिद की तरफ से एक घर मिला हुआ था। 4 कमरों का ये घर बराबर दोनों भाइयों के इस्तेमाल में था। बाकी गुज़र औकात के लिए एहसान को अपनी बीमारी के सबब छोटे भाई की तरफ देखना पड़ता। कमर उनके मसाइल को अपने समझ के कर पूरा करते थे, मगर हस्ब रिवायत मैमुना बेगम को ये बात नीज़े की तरह चुभती थी। एक तो वो मिजाजन तनक मिजाज थे। कुछ पढ़ लिख लिया था तो मुनफरिद सोच रखती थी। वो चाहती थी कि वो अपने शौहर और बच्चों के साथ ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करे। बारहा उनकी लड़ाई इसी बात पर हो जाती कि ये घर छोड़ दो या उन लोगों को निकाल दो। तब कमर बड़े दुख और अफसोस से उनकी तरफ देखते। कहाँ फेंक दूँ मैं इन मजलूमों को, बीमार भाई को, बेबस भावुज को और साबिर बच्चों को? अरे मैमुना बेगम, कभी तुमने महसूस किया कि जब तुम अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहना रही होती हो, उनको अच्छा खाना खिला रही हो, तो उन मासूम बच्चों के दिल पर क्या बीतती होगी? कितना दिल चाहता होगा, मगर आफरीन है उन बच्चों के हौसलों पर। मजाल है जो कभी ज़िद की हो या किसी ज़रूरत या ख्वाहिश का इजहार किया हो। मगर उस रोज़ जो मंज़र मेरी आंखों ने देखा, शायद तुम देखती तो दिल कट जाता। मगर तुम्हारा दिल इतना नरम होता तो तुम ऐसा क्यों करती? उस रोज़ तुमने सारा और नदीम को बाहर निकालकर जब अपने बच्चों को अखरोट का हलवा दिया था, नदीम दीवार के साथ लगकर देख रहा था कि बच्चे भी हकदार हैं जिनको यूँ सिसकने के लिए छोड़ दिया गया है। वो वाक़या याद करके कमर साहब संजीदा हो गए। हाँ, एक वही तो हकदार हैं आपकी कमाई के। मैं और मेरे बच्चे तो हकदार नहीं, सब कुछ तो लुटा देते हैं, आधे के हिस्सेदार तो है ये हमारे रकीब। और क्या चाहते हैं अब आप? इस बात ने सख्त दिल मैमुना के दिल पर रत्ती बराबर असर नहीं किया। क्या दे देती हो तुम उन बेचारों को? अरे लोग ज़कात दे दिया करते, तुम भी अपने माल की ज़कात ही दे दिया करो। कभी कभी तो हर धर्म बीवी के सामने बेबस हो जाते। ज़कात मजबूरों और गरीबों को दी जाती है, उन जैसे हट्टे कट्टों को नहीं। ज़्यादा बहस करना कमर साहब ने भी पसंद ना किया और स्लीपर पहनकर उठ खड़े हुए। अब कहाँ जा रहे हैं? बच्चों के कपड़े और किताबें लानी है, पैसे दे।
उनकी बात पर वो गुस्से से वापस पलटी। वो कुछ रकम लाए थे भाई के इलाज के लिए, उनके कुछ टेस्ट होने थे और 2 रोज़ कबल ही उन्होंने बड़ी निदामत से उनको बताया था। तब उन्होंने बैंक से कुछ पैसे निकलवा लिए थे और अब भाई को ले जाना चाहते थे। इत्तेफाक से मैमुना बेगम को भी बीवियों वाली आदत थी जेबें टटोलने की, और वो देख चुकी थी कि 5,000 की रकम जेब में है। तभी ढेर सारे काम उनको याद आ गए थे। नहीं है मेरे पास पैसे फजूलियात के लिए। हाँ जी, हम जो असल हकदार हैं उनका शुमार फजूलियात में होता है और पैसा गैरों पर पानी की तरह बहाया जाता है। इस कुआं पर फेंके जाइए रकम नहीं ठीक होने के वो। मैं कहता हूँ बकवास बंद करो अपनी, वरना। ज़िंदगी में पहली बार तैश में कमर साहब का हाथ उठा, मगर उन्होंने रोक लिया। इसके बावजूद मैमुना बेगम ने रोना शुरू कर दिया। कमर अपने हाथ और ज़बान को लगाम दे, वरना मैं भी कुछ कर गुजरूंगी। तुम जैसी कमज़ोर औरत तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में नहीं होगी। कान खोल कर सुन लो, ये मेरा भाई और उसके बच्चे मेरी जिम्मेदारी है, मुझ पर हक है। खबरदार जो आइंदा उनके मामले में तुम कुछ बोली तो वरना चली जाना अपने भाइयों के पास। कमर ने फैसला कुन लहजे में कहकर घूरकर मैमुना बेगम को देखा और ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके चले गए। एक यही मामला था जिसमें कमर बीवी के कहने में नहीं थे, वरना उनकी हर बात मानते थे। और मैमुना बेगम की ये तो दुखती रखती जिस पर वो जानबूझकर हाथ रखते रहते थे। मैं भी देख लूँगी उन सबको। हरामखोर पूरे के पूरे टब्बर को पालने का ठेका हमने ही लिया हुआ है, मैं भी समझूंगी उनसे। मैमुना बेगम ने गुस्से से कहा। सिद्ध न करे भाईजान, उठिए, आपके ये टेस्ट होने बेहद ज़रूरी हैं, उठिए प्लीज़। कमर वहाँ बेगम से मोरका आ रहा होकर आए थे और यहाँ एहसान तैयार नहीं हो रहे थे, जबकि उनकी हालत खासी ख़राब थी। कमर कहाँ तक करोगे, तरस आता है मुझे तुम पर, अकेली जान है तुम्हारी। इतनी सी बात करके एहसान फिर हाँफने लगे। भाईजान, कैसी गैरों जैसी बातें करते हैं आप। भाई एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो क्या गैर लोग आएंगे। आप ये फजूल बातें छोड़ दें, आपके टेस्ट होने ज़रूरी हैं। चलिए, फिर हो सकता है मैं ऑफिस की तरफ से किसी दौरे पर निकल जाऊं तो फिर मसला हो जाएगा। और भाभी आपकी तबीयत भी ख़राब लग रही है, चलिए आपका भी कुछ चेकअप करा देता हूँ। वो एहसान को उठा रहे थे, उसी वक्त मुनीरा बेगम अंदर आई। वो चूँकि सिलाई का काम करती थी, लिहाजा काम की ज़्यादती की वजह से बदन बुखार में भनक रहा था। अरे नहीं कमर, खुदा तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। मेरी तकलीफ़ तो मामूली नौयत की है, अभी कोई दवा ले लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। असल में ये बुखार थकन का है, कपड़े मुझे आज ही देने थे जिसकी वजह से तमाम रात जागती रही हूँ, बस ठीक हो जाऊँगी। तुम इनको ले जाओ, रात भर खांसते रहते हैं। मुनीरा बेगम ने सिले हुए कपड़े अलमारी में रखते हुए कहा। भाभी जान, बीमारी पहले मामूली ही होती है, ख़तरनाक तो बाद में होती है। अब इनको देख लें, भाई साहब को शुरू से इलाज करा लेते तो इन हालों को ना पहुंचते। और ये बताइए कि आप इतनी मेहनत क्यों करती है, वो भी इतनी कि खुद को अजियत देने की हद तक। इसका मतलब तो ये है कि मैं अपने फ़राइज़ में नाकाम हो रहा हूँ, तभी तो फिर। कमर के चेहरे पर दुख और संजीदगी के साए फैल गया। एहसान ने बीवी की तरफ देखा, वो उठकर कमर के पास आ गई, उनके हाथ थाम लिए। कमर मेरे भाई, जिस तरह तुमने अपने फ़राइज़ की अदायगी का हक़ अदा किया, ऐसा कौन कर सकेगा। लेकिन थोड़ा बहुत तो हमें खुद भी ख्याल करना चाहिए। खुदा रखे तुम्हारे अपने बीवी बच्चे हैं, आगे ज़िंदगी पड़ी है, इतने खराजात है, एक अकेला कहाँ तक बोझ उठा सकता है। हमें भी तुम्हारा हाथ बटाना चाहिए। और फिर मेहनत में क्या हार है, बल्कि मेहनत में तो अज़मत है। तुम बुरा मत मानो भाई, ये ज़रूरी है, ये सब दुरुस्त है। लेकिन आप उठिए भाभी, आज आप दोनों का चेकअप होगा, अब मैं कोई इनकार नहीं सुनूंगा। और फिर दोनों कमर की मोहब्बतों के आगे हार जाते। और जब वो दोनों तैयार होकर चेकअप के लिए कमर के साथ जा रहे थे तो कॉरिडोर में मैमुना बेगम मिल गई। उनकी तेवरियों पर बल तो कभी उतरने नहीं थे। मुनीरा बेगम को भी जाते देखकर बल गहरे हो गए। कहकर कमरे में घुस गई। मुनीरा बेगम शर्मिंदा हो गई। मियाँ तो मियाँ, बेगम साहिबा को भी कोई मर्ज लाक हो गया और अब खैर से ये घर हॉस्पिटल ही बनेगा, और तो कुछ होता नहीं। वो तो और भी बहुत कुछ कह रही थी। अलबत्ता मुनीरा बेगम को एहसास कमतरी और दुख के गहरे एहसास के साथ कमर की आवाज़ पर जाना पड़ा। गो कि अब तो किसी सूरत वो जाना नहीं चाहती थी, मगर कमर की खातिर उनको ये सब गवारा करना पड़ता था। अम्मी जान, आपने तो कहा था कि शॉपिंग पर लेकर चलेंगी, अब चले ना। निदा और काशी माँ के सर हो गए, जो पहले ही भरी बैठी थी। कहाँ ले जाऊँ मैं तुम बदनसीबों को, तुम्हारे बाप की कमाई में तुम लोगों का हिस्सा नहीं है। इस पर सिर्फ तुम्हारी ताई का आकर उनके लाडले बच्चों का, ना जाने कब निजात मिलेगी उन मनहूसों से। वो बुलंद आवाज़ से दिल की भड़ास निकाल रही थी। और दूसरे कमरे में स्कूल का होमवर्क करते हुए नदीम, सारा और गोहर थे। सब सुन रहे थे। रोज़ाना ही इतनी जिल्लत होती थी उन लोगों की। गोहर को ये सब बहुत बुरा लग रहा था। तुम लोग पढ़ो, मैं पानी पी कर आता। गोहर बहाना करके उठा और माँ के सामने आ खड़ा हुआ। अम्मी जान, ज़रा आहिस्ता बोलिए, सारी आवाज़ दूसरे कमरे में जा रही है। नदीम और सारा ने सब कुछ सुन लिया है, क्या सोचते होंगे वो। गोहर ने अपनी उम्र से बड़ी बात महसूस की और कह दी तो माँ ने घूर कर बेटे को देखा। वाह माशाल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह।
बाप बेटे ही पर रिश्तेदारों की हमदर्दी का भूत सवार है। अरे सुनते हैं तो सुने, नहीं है गैरत किसी में भी। वो तो और भी बहुत कुछ कहती रही मगर नदीम और सारा उससे ज़्यादा नहीं सुन सके, फ़ौरन वहाँ से आ गए अपने पोर्शन की तरफ। गौहर जब वापस आया तो दोनों गायब थे। काश ऐसा ना होता कि हमारे अब्बू बीमार होते, खुद कमाते, खुद हमें देते, तो चची जान हमें इतना जलील ना करती। उनके मासूम जहन हर वक्त के ये ताने सुन सुनकर परेशान हो गए थे। सारा, मुझे थोड़ा सा बड़ा हो जाने दो, फिर देखना। नदीम सारा से 1 साल ही छोटा था। उसे सबसे ज़्यादा चच्ची की बातें महसूस होती थी। वो लड़का था, सोचे फ़ौरन ही बगावत पर आमादा हो जाती। उसका जी चाहता कि सब कुछ तोड़ फोड़ दे। तब सारा उसे प्यार से समझाती कि नुकसान तो हर हाल में चच्चा का होगा, जो हमें इतना चाहते हैं। तब वो नरम पड़ जाता। क्या करोगे, कितनी बार तुमसे कहा है कि ऐसी गलत बातें ना किया करो और ना सोचा करो। सारा ने उसे डपट दिया। मेरी बात तो सुनो, मैं ये कह रहा था, मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, फिर मैं नौकरी करूंगा और हम अलग घर लेकर रहेंगे और चाचा जान के सारे पैसे वापस कर दूंगा। एक अज़म था जो सुर्खी बनकर नदीम के मासूम चेहरे पर झलकने लगा था। मैंने भी ऐसा ही सोच रखा है नदीम कि हम बड़े हो जाएंगे तो खुद कमाएंगे, अलग रहेंगे और उनके एहसानात का कर्ज उतारने की कोशिश करेंगे। चाची जान तो हर वक्त ही बातें सुनाती रहती है। अल्लाह ताला जी हमारे अब्बू को ठीक कर दें और हमें भी जल्दी से बड़ा कर दें ताकि हम अपना बोझ खुद उठा सकें। सारा ने हाथ उठाकर दुआ की और नदीम ने सदके दिल से आमीन कहा। वैसे सारा, अगर हमारे अब्बू ठीक होते तो हम भी गौहर और निदा काशिफ की तरह इंग्लिश मीडियम में पढ़ते, फर अंग्रेज़ी बोलते। सच सारा, जब ये लोग अलग इंग्लिश मीडियम स्कूल जाते हैं तो मेरा दिल मचल जाता है। नदीम, मेरे भाई ऐसी भी बात नहीं, हमें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें ये सब भी मुयस्सर है। वो भी तो बच्चे होते हैं जो रुलते फिरते हैं, जिनका कोई नहीं होता और एक वक्त का खाना भी दुश्वार होता है। कचरा चुनने वाले बच्चों को देखा है कभी? रही बात इंग्लिश मीडियम की, तो इल्म तो रोशनी होती है और रोशनी की कोई ज़बान नहीं होती। रोशनी का मकसद तो जहालत के अंधेरों को ख़त्म करना होता है ना, ख्वाह ज़बान उर्दू हो या अंग्रेज़ी। ठीक है ना? सारा बोल रही थी तो नदीम हैरत से उसे देख रहा था। सारा, तुमने ऐसी बातें कहाँ से सीख ली? नदीम के लहजे में हैरत थी। वो मुस्कुरा दी। भाई, इस इल्म की रोशनी से ये सारी अच्छी अच्छी बातें किताबों में लिखी होती हैं जिनको हम पढ़ते और सीखते हैं। खैर तुम ऐसा करो, अपना होमवर्क मुकम्मल करके मुझे ज़रा दुकान से दाल ला देना। अम्मी तो ना जाने कब तक आएंगे, मैं खाना बना लूँगी। आज फिर दाल? नदीम ने दाल के मुंह पर बुरा सा मुँह बनाया तो चीज़ें संभालती सारा, जो उससे 3 साल बड़ी थी, उसके करीब आ गई और समझाने लगी। हाँ, आज फिर दाल, और हमें उस वक्त तक ऐसे ही गुजारा करना है जब तक हम दोनों बड़े होकर अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। अल्लाह ताला जब हमारी सख्तियाँ दूर करेंगे तो हम भी अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार लेंगे। जाओ मेरे भाई। सारा ने अलमारी से पैसे निकाल कर उसके हाथ पर रखते हुए कहा। सारा, भी परसों भी तो चचा जान ने पैसे दिए थे, क्या सब खत्म हो गए? आज नदीम कतई तौर पर दाल के लिए तैयार नहीं हो पा रहा था, इसीलिए बहाने कर रहा था। नहीं, पैसे तो है नदीम, मगर वो अब्बू के इलाज के लिए रखे हैं। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, अम्मी ने ये जो सिलाई की है ना, इसके पैसे आएंगे तो मैं तुम्हारे लिए गोश्त बनाऊंगी, वो भी मुर्गी का। वादा रहा? उसने बाकायदा वादा के लिए हाथ मिलाया तो नदीम गोश्त के जायका को ज़बान पर महसूस करता हुआ चला गया। यूँ तो पहले खाना पीना भी साथ ही था, मगर ये बात मैमुना बेगम को इसलिए गवारा नहीं थी कि वो जो डिशेस बनाना चाहती थी वो इसलिए नहीं बनाती थी कि सब खाएंगे, जबकि वो सब कुछ अपने शौहर और बच्चों के लिए बनाना और उन्हीं को खिलाना चाहती थी। एक दिन एक छोटी सी बात को निशाना बनाकर मैमुना बेगम ने वो हंगामा किया, वो झूठ सच गढ़ा कि एहसान को खुद ही ये फैसला करना पड़ा कि किचन अलग हो जाए। कमर ने बोलना चाहा मगर एहसान ने मना कर दिया। उस रोज़ से जो किचन अलग हुआ, उन बच्चों ने पलट कर दोबारा उधर नहीं देखा। ख्वाह वहाँ हलवा अंडे बनते हों या कोरमा चिकन बनता, वो अपनी हांडी की दाल पर ही गुजारा कर लेते। बड़ों के दिलों में लाख बुग़्ज़ अदावत से, मगर बच्चे मासूम होते आपस में मोहब्बत इत्तेफाक में रहने के रिकॉर्ड कायम कर दिए थे। उस घर के बच्चों ने मैमुना बेगम जितना बच्चों को समझाती कि उस पोर्शन में नहीं जाना, बच्चे तमाम वक्त उधर ही रहते। खासकर गौहर तो सारा के बगैर रह ही नहीं सकता था। उस वक्त भी मैमुना बेगम सोने के लिए लेट गई थी। उसने बादामों से दोनों जेबें भर लिया और उस तरफ आ गया। सारा और नदीम भी फारिग थे। चलो सारा, अब तो गौहर आ गया, अब हम खेलते। क्या खेलते हैं? मेरा ख्याल है क्रिकेट खेलते हैं। ओहो, खेलेंगे तो उस वक्त जब एनर्जी आएगी। लो पहले बादाम खाओ फिर खेलेंगे। मुठियाँ भर भर कर गौहर ने बादाम नदीम की जेब में डाले और उसी तरह सारा की झोली में वो इनकार ही करते रह गए। क्या है, देखो अगर बड़ों की तरह हम भी लड़ने लगे तो फिर रिश्तेदार होने का क्या फ़ायदा? हम सब एक है, खाओ। गौहर ने बड़े फलसफाना अंदाज में दोनों को समझाया, जो अब बादाम खाने लगे थे। लेकिन तुम बादाम चोरी करके लाए हो, सारा ने उसे घूरा। हाँ देखो, ये है तो चोरी, मगर अब क्या करता, अम्मी को खुद ही तुम लोगों का हिस्सा दे देना चाहिए था। वैसे मैं अम्मी को बता दूंगा और अल्लाह ताला आप मुझे माफ़ कर देंगे, आइंदा नहीं करूँगा। गौहर ने दोनों कान पकड़कर छत की तरफ देखते हुए अल्लाह ताला से तौबा की तो वो दोनों मुस्कुरा दिए। गौहर भाई, हसन भाई आए हैं, निदा ने आकर इतला दी तो सब बच्चे खुश हो गए, क्योंकि हसन गौहर के मामू का बेटा था, बहुत अच्छा बच्चा था।
सबके साथ उसकी दोस्ती थी। चलो बच्चों अब मज़ा आएगा खेलने का, गौर ने सबसे कहा तो सब उछलने कूदते निकल पड़े, मगर सारा रुक गई। तेज़ी से आगे जाता गौर उसी तेज़ी से वापस उसकी तरफ पलटा। तुम्हें क्या हुआ? वो कमर पर हाथ बांधकर लड़ाका अंदाज में पूछ रहा था। गौर मैं नहीं जाऊंगी, काम है मुझे। उसने बहाना बनाया। तुम्हें कोई काम नहीं है, तुम्हें पता है हर गेम में तुम ही मेरी पार्टनर होती हो। तुम होती हो मेरी पार्टनर तो मैं जीत जाता हूँ, वरना हार जाता हूँ, और तुम्हें पता है हारना मुझे पसंद नहीं। चलो अब। गौर ने उसका हाथ पकड़ा और घसीटता हुआ ले गया। मौसम चूँकि सुबह से अबरआलूद हो रहा था, इसलिए अब बारिश होने लगी। बच्चे ऊपर वाले पोर्शन में आकर मौसम एंजॉय कर रहे थे। तरह तरह की बातें, किस्से, जनू भूतों की कहानियाँ, फिर एक दूसरे को डराना, सभी कुछ होता रहा। अच्छा भाई अब सब लोग फजूल बातें छोड़े और सब बच्चे बताएं कि कौन कौन बड़ा होकर क्या बनेगा। सारा टीचरों की तरह तमाम बच्चों के सामने खड़ी पूछ रही थी। कोई आर्मी ज्वाइन कर रहा था, कोई पायलट बन रहा था, कोई डॉक्टर बनकर दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहा था। गौहर भाई आप चुप क्यों हैं? आपका कोई मिशन नहीं, कोई शौक़ नहीं? सारा की छड़ी का रुख अब गौहर की तरफ था, जो लापरवाही से हाथ का तकिया बनाकर लेटा हुआ था। मिस सारा, आपने सवाल तो किया, मगर मैंने ऐसा ख़ास सोचा नहीं। अलबत्ता मुझे अमेरिका जाने का बेहद शौक़ है। मैं बड़ा होकर अमेरिका जाऊंगा। ये मेरा जुनून है, मैं इसको पूरा ज़रूर करूंगा, ख्वाह मुझे कुछ करना पड़े। गौहर ने मजबूत लहजे में कहा। भाई ये तो कोई शौक़ ना हुआ। सारा को उसकी बात पर एतराज़ हुआ। बस मिस सारा, ये मेरा शौक़ है, और आपको पता है शौक़ तो किसी चीज़ का भी हो सकता है। उसने आंखें बंद करके कहा। ज़िंदगी की गाड़ी उसी तरह चल रही थी। मुनीरा बेगम दिन रात सिलाई करती ताकि कमर पर बोझ कम पड़े, जिसकी वजह से वो खुद भी बीमार रहने लगी थी, मगर वो किसी पर जाहिर नहीं करती थी। अब तो सारा उनका हाथ बटा दिया करती थी। उनको घर के कामों से फुर्सत मिल गई थी। मैमुना बेगम ने भी कमज़रफ़ी की इंतहा कर दी थी। उनकी हद्दुल इम्कान यही कोशिश थी कि या तो ये लोग घर छोड़कर चले जाएं या कमर अलग कर ले, जबकि दोनों सूरतों के लिए कमर तैयार नहीं थे। उनको तमाम सूरत हाल मालूम थी। ये दोनों बातें जब नामुमकिन है तो क्यों सर का दर्द बढ़ा रही हो? मेरा भी और अपना भी। मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि तुमको वो लोग क्या कहते हैं। थोड़े बहुत रुपए एक बार दे देता हूँ, पलट कर दोबारा नहीं पूछते। कितनी कमज़र्फ औरत हो तुम। अरे ना समझ हक होता है रिश्तेदारों का, फिर ये तो अपने माँ जाए हैं, फिर हमारे हकूक़ हमें पूरी तरह दे। मैमुना बेगम अपनी हठधर्मी पर अटकी रहती। क्या कमी है तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को? उनके बच्चे तो उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं, तुम्हारे इंग्लिश मीडियम में। हर लिहाज से तुम अपना पला भारी रखती हो, फिर भी नाशुक्री हद होती है। मैमुना बेगम तंग नज़री की। बच्चे जवान हो रहे थे, एहसान मुस्तकिल बीमारियों को झेलकर मज़ीद कमज़ोर हो गए थे। नदीम ने मैट्रिक के बाद तालीम अधूरी छोड़ दी थी। निकलते कद के साथ वो चचा के सामने हाथ नहीं फैला सकता था, किसी वर्कशॉप पर लग गया था। नदीम तुम्हें तो इंजीनियर बनने का शौक़ था। सारा को बेहद दुख था इस बात का कि वो मजबूरियों की वजह से अपने शौक़ की तकमील भी नहीं कर सका था। सारा जब शौक़ की तकमील की राहें अना और खुददारी के पहाड़ों को चीर कर निकालनी पड़े, तो ऐसे शौक़ का अधूरा रह जाना ज़्यादा इत्मीनान और सुकून का बायस होता है। और मुझे अपने शौक़ से ज़्यादा ये सुकून और इत्मीनान अजीज़ है। ये कहते हुए नदीम के चेहरे पर नारसाई के कर्मनाक साए थे। सारा का दिल डूब गया। अभी तुम इतने बड़े तो नहीं हुए कि ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। सारा ने प्यार से उसके हाथ चूम लिए। इंसान बड़ा कब होता है सारा? उसका एहसास बड़ा होता है, नदीम ने कहा तो वो चिढ़कर उठ खड़ी हुई। अच्छा ज़्यादा अब्बाजान मत बनो, आज मैंने तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी चीज़ बनाई है। सारा ने आज ट्यूशन के पैसे मिल जाने पर चिकन बनाया था। सारा तुम फजूल खर्ची से बाज ना आना, अब्बू के ऑपरेशन के लिए हमें पैसे जमा करने पड़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि चचा जान को अब रिलीफ दिया जाए। नदीम ने बुरा समूह बनाया, मगर वो सर हिलाती आगे बढ़ गई। उसने सेन में तपाई रखकर नदीम के लिए खाना लगा दिया। नदीम ने पहला नवाला तोड़ा ही था कि गौहर आ गया। हाथ में मिठाई का डब्बा था उसके। ओहो भाई, यहाँ तो मुर्ग पुलाव उड़ाए जा रहे हैं। फिर दे गधा का मुंह बेटा, अल्लाह बहुत देगा। भर दे गधा का मुंह बेटा। गौहर ने हाथ आगे फैला दिया तो सारा ने शरारत से उसके पहले हाथ पर गर्म बोटी रख दी और वो तड़प उठा। बहुत जालिम है यार, तुम्हारी बहन तो हाथ जला कर रख दिया। बदतमीज़, क्या अपने शौहर को प्लेट की बजाय हाथ पर खाना दोगी? गौहर अभी तक सीसी कर रहा था। अरे वाह, उसके हाथ पर क्यों रखूँगी? उसे तो मेज़ कुर्सी पर बड़े सलीके से खाना पेश किया करूँगी, ऐसे अंदाज में कि उसका दिल खुश हो जाएगा। सारा उसे चिढ़ाने के लिए कह रही थी। ये बात है, इसका मतलब है मुझे वो ओहदा हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। गौहर हाथ धोकर उसके करीब आकर बोला तो सारा का चेहरा सुर्ख हो गया। अच्छा फजूल बातें ना क्या करो, ये बताओ मिठाई किस सिलसिले की कड़ी है? सारा ने बात बदलते हुए डब्बा खोला। जनाब अभी तो सिलसिले की इब्तदाई कड़ी है। ये तुम तो इतनी बेखबर हो कि आज मेरी ज़िंदगी का अहम दिन था और तुम्हें खबर तक नहीं। गौहर खफा होकर किचन के दरवाजे से लग गया। अहम दिन? तुम अमेरिका जा रहे हो? सारा कतई भूली हुई थी या उसे चिढ़ाने के लिए कह रही थी। हाँ अमेरिका जा रहा हूँ, उड़ता हुआ ठीक है। जब तुम्हें याद नहीं तो मैं भी नहीं बताऊँगा, मत खाओ मिठाई भी। गौहर ने खफा होकर उसके मुंह में जाता रसगुल्ला छीनकर अपने मुंह में रख लिया और सारा जहन पर जोर डालती रही। अरे मुबारक हो, रिज़ल्ट आ गया ना? क्या डिवीज़न है? सारा बेतहाशा खुश हो गई, उसे वाकई याद नहीं रहा था। फर्स्ट। गौहर ऐसे ही मुँह फुलाए खड़ा रहा।
मुबारक, और पता है कितनी बार तुम्हें मना किया है कि यूँ मुंह मत बसूरा करो, कसम से इतने खौफनाक लगते हो कि हद नहीं। सारा ने उसके मुंह में रसगुल्ला भर दिया। वो हंसते हंसते दोहरा हो गया, गौहर भाई मैं भी सारा से मुत्फिक हूँ। बहरहाल मुबारक को भी ऐसे ही हो गया आपका। अब क्या इरादे हैं? नदीम ने भी मुबारकबाद देते हुए पूछा। इरादे हम जोसे के लिए क्या होते हैं यार, अमेरिका जाने का शौक़ तो पूरा होता नज़र नहीं आता। अलबत्ता कराची जाने का इरादा, वहीं यूनिवर्सिटी से MSc करूँगा। कराची जाने की क्या ज़रूरत है, MSc तो यहाँ भी हो सकता है। सारा को जाने की उसका जाने का प्रोग्राम पसंद नहीं आया। भाई दिल चाह रहा है कि शहर में रह रहकर दिल भी तंग आ गया। यूँ भी कराची बड़ा खूबसूरत शहर है, सब लोग तारीफ़ करते हैं। हमने सोचा है कि हम भी रहकर देख लें। इस मुहिम में कौन कौन शामिल है? सारा उसे चाय देकर और अपना कप लेकर उसके सामने बैठी। मुहिम में मैं, हसन और हमारा एक दोस्त अफ़ान शामिल है। अच्छा फिर गौहर भाई आप बातें करें, मेरी तो ड्यूटी का वक्त हो गया। नदीम अंदर से तैयार होकर आ गया। यार ये क्या, तुम अभी से नौकरी के चक्करों में पड़ गए हो, अभी तुम्हें पढ़ना चाहिए। गौहर को न जाने क्यों दुख हुआ कि वो इस वक्त 11 बजे नाइट करने जा रहा था। हाँ कह सकते हैं आप ये बात गौहर भाई, लेकिन जब शऊर बेदार हो जाता है, साहस जवान हो जाता है, तो ये बात सिर्फ खुदाए ला शरीक के आगे फैलते हैं हाथ, इंसान के सामने नहीं। और हमने तो यूँ भी आपका का बचपन ही इससे हक मारा है। खमोहन यार मत किया करो दिल जलाने वाली बातें। हर कोई अपने नसीब का खाता है, कभी दूसरे का नवाला नहीं छीनता। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। कितनी अजीब बात है गौहर भाई, क्या आपको ये बातें मालूम है? और न जाने क्या कहने वाला था कि फिर रुक गया। ओके अच्छा, खुदा हाफिज़। वो जल्दी से बाहर निकल गया। दोनों कितनी ही देर चुप रहे। बड़े अब्बू की तबीयत अब कैसी है? मेरी तो कहीं रोज़ से मुलाकात ही नहीं हुई। गौहर ने सकूत तोड़ा। उनकी तबीयत का क्या है, बस ऐसी ही रहती है। अब तो अम्मी भी बीमार रहने लगी हैं। सारा को ज़िंदगी में दुख था तो अपने अब्बू की बीमारी का, और अब तो अम्मी भी बीमार रहने लगी थी। खैर बड़ी अम्मी इतनी सिलाई करती हैं कि हद नहीं, बीमार तो पड़ेंगी। ज़िंदगी की गाड़ी को घसीटना भी तो होता है। सारा की बात का जवाब गौहर के पास नहीं था, क्योंकि वो खुद सब कुछ जानता था कि किस तरह उसके अब्बू उनको खर्च करने के लिए रुपए देते हैं और अम्मी कितनी बातें बनाती है। सारा कुछ देर खामोश रहने के बाद गौहर ने उसे आहिस्ती से पुकारा तो वो उसकी तरफ देखने लगी। सारा मैं मंगनी कर रहा हूँ। गौहर ने जैसे एकदम धमाका किया जिसके लिए सारा तैयार नहीं थी। वो उसे देखेगी। उसके समातों में मैमुना बेगम की आवाज़ गूंज गई। उस रोज़ जब निदा के पास काम से गई थी तो गालबन उसी को सुनाने की घर से वो कमर से बात करने लगी। कमर मैंने आपसे कह दिया है गौहर की शादी मैं किसी बहुत खाते पीते घराने में करूँगी। मैंने कह दिया है बस, या तो अपने भाई की बेटी से या अपनी आपा की बेटी से, ताकि लड़के का कुछ मुस्तकबिल तो सवरे, उसके ख्वाब भी पूरे हों और हमारे भी। बात करते करते उन्होंने पलटकर सारा की तरफ देखा जिसकी टांगी उस इत्तला पर बेजान सी हो गई थी। अच्छा तो ये इरादे हैं आपके, किसी खाते पीते घराने ही में लड़का भी आएंगी? तुम्हारे ख्याल में अमेरिकी सदर क्लिंटन हॉर्न जाएगा गौहर को अपनी बेटी देने के लिए? कमर ने सिगरेट दांतों में दबाकर मुस्कुराकर पूछा तो वो चिढ़ गई। आप तो बस हर बात को मजाक ही समझते, बल्कि आपने औलाद की ज़िंदगी को भी मजाक ही समझा। लेकिन मैं कह देती हूँ होगा वहीं जो मैं चाहूँगी। उन्होंने सारा को सुनाने के लिए अपने लहजे में दबाव पैदा किया। मैमुना बेगम होता सिर्फ वो है जो खुदा की ज़ात को मंजूर होता है। इंसान तो बस बातें बनाता है या बढ़ के मारता है। मैमुना बेगम सबकी खैर मांगनी चाहिए। ये दौलत ऐसी चीज़ है जितना इसके पीछे भागो उतना ही ये डॉज देकर आगे भाग जाती है। कमर को मैमुना बेगम के भाई से तो कभी इत्फाक ही नहीं रहा था और साली साहिबा को अपनी दौलत का इतना घुमंड रहता कि गर्दन में कल्फ रहता, इसलिए वो उन दोनों फैमिलीज़ में गौहर का रिश्ता करने के हक़ में नहीं थे। बस इख्तलाफ तो आपकी आदत है। मैं भी सब जानती हूँ। मैमुना बेगम सारा को घूरती हुई बाहर निकल गई। सारा सब समझ गई थी। अंदर उतरती अफसरदा सी शाम के साय में वो वापस आकर कितनी शिद्दत से रोई थी। उस रोज़ तो उस पर यह राज खुला था कि वो गौहर को कितनी शिद्दत से चाहती थी कि उसका किसी और का हो जाने का एहसास किरचियाँ बनकर आंखों में उतर आया था। किस सोच में पड़ गई हो? गौहर ने शोखी से उसकी आंखों के सामने हाथ लहराया तो वो वापस आ गई। मुबारक हो, मगर किससे हो रही है तुम्हारी मंगनी? खाला की बेटी से या मामू की बेटी से? वो आंखों की नमी छुपाने के घर से मुंह दूसरी तरफ करके खड़ी हो गई। बड़े अब्बू की बेटी से कोई एतराज़ है क्या? गौहर ने उसका हाथ पकड़कर फिर बिठा लिया तो सारा को लगा जैसे बाहर सी आ गई हो। चेहरे पर सुर्खियाँ फैल गई। चची जान लटका देंगी, वो भी उल्टा। उसने नज़रें चुराई क्योंकि वो गौहर की नज़रों का सामना नहीं कर पा रही थी। तो लटक जाऊंगा। अरे इश्क करने वाले तो लटकाए ही जाते रहे हैं। गौहर बहुत शौक हो रहा था। मजाक छोड़ो गौहर, मजाक हद हो गई कि बंदा बचपन से मोहतरमा के इश्क में गिरफ्तार है और आप फरमा रही हैं मजाक छोड़ो। कसम से जी चाहता तकिए से सर टकरा टकरा कर जान दे दो। शौक फरमाइए, सारा ने उसके अंदाज में मुस्कुराते हुए सिल का पट्टा उसके हाथ में दे दिया तो वो मुंह बनाकर रह गया। मैं मजाक नहीं कर रहा, संजीदा हूँ गौहर। माओ के बड़े अरमान होते, वो जहाँ कहें वहीं शादी करना। अच्छा जी, और कोई हुक्म? वो तंज़ी अंदाज में उसके सामने खड़ा हुआ और नज़रें कतरा गई।
मैं हुक्म देने की हैसियत कहाँ रखती हूँ गौहर, बस दरख्वास्त कर रही हूँ, ऐसा मजाक अपनी अम्मी के सामने ना करना, वो एक हंगामा बर्पा कर देंगी। आवाज़ की लफ्ज़ों पर काबू पाने में वो किसी हद तक कामयाब हो गई थी। सारा तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं मजाक कर रहा हूँ, दिमाग ख़राब हो गया मेरा, बचपन का ये इश्क मेरे साथ पलकर जवान हुआ है, तुम इसे मजाक कह रही हो। उसके लहजे में कदरे सख्ती आ गई। गौहर तुम अच्छी तरह जानते भी हो कि चची जान ये नहीं होने देंगी, फिर भी बाजी दो, और यूँ भी मैंने कभी ऐसा ना सोचा ना चाहा, इसलिए तुम। वो बोल रही थी तो गौहर ने उसे शानों से थामकर उसका झुका हुआ सर ऊपर उठाया। अगर ये सच है तो यही बात मेरी आंखों में आंखें डाल कर कह दो तो मैं मान जाऊंगा कि मेरे जज्बे एक तरफा थे। बोलूं? वो उसकी थोड़ी ऊपर किए मुंतजिर था, मगर उसमें हिम्मत कहाँ थी अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े सच से इनकार करती। गौहर ने गहरा सांस लिया और पुरसुकून हो गया। सारा ज़बान झूठ बोल सकती है मगर आंखें और चेहरा नहीं। तुमने कभी अपने जज्बों का इजहार नहीं किया तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं ये मान लूँगा कि वाकई तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं और मेरी मोहब्बत एक तरफा है? नहीं सारा, एक तरफा मोहब्बत का पौधा कभी तनावर दरख्त नहीं बनता। मेरे बचपन के मासूम जज्बे अब तनावर दरख्त बन गए, तो ये इस बात का सबूत है कि मेरे जज्बे एक तरफा नहीं। सारा, तुम तो बचपन से मेरी पार्टनर हो, फिर भी तुम मुझे किसी और के हवाले कर देना चाहती हो। इतना बड़ा हौसला है तुम्हारा। गौहर के लहजे की गमगीरता का असर सारा के दिल में उतर रहा था। एक एक लफ्ज़ सुकून दे रहा था, मोतबर कर रहा था। मगर फिर मैमुना बेगम रवायती समाज की दीवार बनकर सामने आ जाती तो वो खौफज़दा हो जाती। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से बेटा माँ के सामने खड़ा हो। लेकिन गौहर, चची जान ये बात हरगिज़ गवारा नहीं करेंगे और घर में हंगामा होगा। हम लोग तो पहले ही उनकी एहसानात के नीचे दबे हुए हैं। ये बात मंजरे आम पर आ गई तो न जाने क्या क्या बातें सुनने को मिली। ये होना तो है ना सारा, ये मुमकिन नहीं कि मैं तुमसे दस्तबरदार हो जाऊं। रही बात एहसानात की तो अब्बू की कमाई है, अम्मी अपनी या अपने भाइयों की कमाई तो नहीं देती। अब अगर वो बातें सुनाकर अपनी कमज़ोरी का सबूत देती हैं तो ये बातें तो तुम्हें सुनना पड़ेंगी। क्या मेरी खातिर ये नहीं कर सकती? वो उसकी आंखों में झांक रहा था। सावली रंगत, तीखे नकुश मगर सादा खुददार बहादुर सी लड़की उसे शुरू ही से पसंद थी। और जब से बड़े हुए थे पता चला था कि ज़िंदगी गुजारने के लिए एक जीवन साथी की ज़रूरत होती है, तो फ़ौरन खेल की पार्टनर, लाइफ पार्टनर की हैसियत से सारा सामने आ खड़ी हुई। तुम्हारी खातिर तो मैं जान भी दे सकती हूँ, उम्र भर का जोग भी ले सकती हूँ, मगर गौहर, ये हुई ना बात। गौहर ने भरपूर खुशी का इजहार किया तो वो सर झुकाकर मुस्कुरा दी। सुनो, इतनी प्यारी और अच्छी बात करके अगर मगर की दीवारें खड़ी ना किया करो, बस अल्लाह से बेहतरी की दुआ किया करो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अम्मी को पता चला तो सारे इल्ज़ाम तुम्हारे सर आएगा। हाय, मेरे खोबरू बेटे को अपने हुस्न का जाल फैलाकर फांस लिया। आय हाय, मैं उसी दिन से तो डरती थी। उसने अपनी अम्मी की नकल उतारी तो वो बेसाख्ता हंसती चली गई। हंसते हंसते आंखों से पानी रवां हो गया, रुखसार सुर्ख हो गया। वो दिलचस्पी से उसे देखे गया। शायद ज़िंदगी में पहली बार वो सुकून और इत्मीनान से हंसी थी। वो उसे देखे गया तो वो झिंक कर एकदम चुप हो गई। वैसे गौहर, कहीं तुम घाटे को सौदा तो नहीं कर रहे? मामी या खाला के घर शादी करते तो तुम्हारा शौक़ पूरा होने के इम्कानात थे, यानी वो तुम्हें अमेरिका भेज सकते थे? कतई नहीं, उन दोनों पार्टियों को अमेरिका के नाम से एलर्जी है। हाँ, अगर ऐसा कोई मामला होता तो शायद शौक़ से दिल की बाजी हार जाता। वो हंस रहा था। वो सच कह रहा है या मजाक कर रहा है? सारा अंदाज़ा न कर पाई और खुशाइन तसव्वुर में खो गई। ख्वाहिश तो मेरी भी मेरे बेटे ही यही है, मगर जानते हो एक क़यामत बर्पा कर देगी तुम्हारी वालदा मोहतरमा। कमर को जब बेटे की ख्वाहिश का पता चला तो वो बेहद खुश तो हुए, मगर वो भी मुमकिन हंगामे से खौफज़दा थे। मगर गौहर जवान खून था, अपने असूल, अपनी सोच थी उसकी। अब ये तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी मुझे गुजारनी अम्मी अच्छी तरह जानती है। मैं खाला और मामू के घर शादी नहीं करना चाहता, लिहाजा मुझे मजबूर भी ना किया जाए। उसने फैसला कुन लहजा अपनाया तो कमर बगौर उसे देखते हुए उठकर उसके करीब चले आए। तुम्हारा फैसला ऐसा तो नहीं बेटा कि माँ की एक डांट से ढह जाए? नहीं अब्बू, ऐसी तो कोई बात नहीं, आप मुझे आजमा सकते हैं। उसने फिर मजबूती से कहा। अच्छा बेटा, खुदा मेरी और तुम्हारी मदद फरमाए। भाई साहब तो बेहद परेशान रहते हैं। अच्छा है, खुश हो जाएंगे। उनकी तो ख्वाहिश थी मगर बेचारे कह नहीं पाते थे। अल्लाह बेहतर करे। और फिर उस पर मुमकिन धमाका हो चुका था। मैमुना बेगम ने जो करना था कर गुजरी। सारा को बिल्कुल वही अल्फाज कहे जो गौहर मजाक में कह चुका था। मैं जानती हूँ कमर, लड़के को आपकी शय है, वरना मजाल है जो मेरी हुक्म मदूली कर जाता। मैमुना बेगम का सारा नजरा कमर साहब पर ही गिरा था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ कि मेरे बच्चे बिगड़े हुए नहीं, अच्छी और मस्बत सोच रखते। फिर ये तो दिलों के मामले होते। बच्चे साथ पलकर जवान हुए, अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाती है। मैमुना देखो, भाई एक उम्र से बीमार है, बीमारियां और दुख देख रहा है। अब अगर ये खुशी मिल जाए तो एक बोझ उतर जाएगा और किस कदर खुश होंगे वो। कमर ने बड़ी पुरुमीद नज़रों से बेगम को देखा। हाँ, कुर्बानियाँ देने के लिए मैं और मेरे बच्चे ही तो रह गए। आज तक आपने उन्हीं की खुशी का ख्याल तो किया, कभी मेरी खुशी का भी ख्याल किया है? भाईजान की उज़्मा, आपा की मोना इतनी खूबसूरत लड़कियाँ हैं। मेरी ख्वाहिश है कि उनमें से कोई मेरी बहू बने, मगर आपको तो मेरे घर वालों से सदा की दुश्मनी रही है। वो तो आपको अच्छे लगते ही नहीं, भले जान क्यों ना दे दें आपको तो बस अपने भाईजान अजीज़ है और उनकी खुशियाँ
मैमूना बेगम रूहान सी होकर बाकायदा रोने लगी, कमर से झुककर रह गए। ये महज तुम्हारी गलतफहमी है कि मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता। वो सब लोग बेहद अच्छे। ये तो मेरी किस्मत ख़राब थी कि तुम ऐसी तंग दिल तंग नज़र हो। बहरहाल अपने बेटे से बात कर लो, मान जाता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। उन्होंने अखबार उठाया और दूसरे कमरे में चले गए। और फिर मैमूना बेगम ने अपनी सी कोशिश कर देखी, ममता का वास्ता भी दिया, डांटा भी, प्यार से भी समझाया, मगर वो अपनी बात पर अड़ा रहा। अम्मी ठीक है, अगर सारा आपको पसंद नहीं तो ना सही, मैं नहीं करता उससे शादी, लेकिन ये भी याद रखिए कि अगर आपने कहीं और मेरी बात तय करने की कोशिश की तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, और ये मजाक है ना धमकी, मैं कर गुजरूँगा ये भी। वो गुस्से में बदतमीज़ हो गया तो मैमूना बेगम रोने लगी। क्या क्या मुश्किलात बर्दाश्त करती है माँ बच्चों के लिए, कैसे कैसे ख्वाब वाबस्ता कर लेती, मगर जब ख्वाब पूरे होने का वक्त आता है तो औलाद धमकियाँ देने लगती खुदकुशी करने की। अम्मी जान ठीक है, आपके भी अरमान है, मगर अम्मी शादी तो ज़िंदगी भर का साथ होता है, और अगर जीवन साथी पसंद का ना हो और अंडरस्टैंडिंग ना हो तो तमाम उम्र रोते रोते गुजर जाती है। अम्मी ज़रा ठंडे दिल से गौर करें, सारा मेरी हम मिजाज है, मुझे समझती है, जबकि उज़्मा और मुना नहीं। अम्मी प्लीज़ प्लीज़ मान जाइए, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। गौहर ने बैठकर उनके पाँव पकड़ लिए। तो लाख पत्थर दिल से ही, सारा से उनको अदावत से, मगर वो जो जवान बेटे को भी अफसरदा नहीं देख सकती थी। अच्छा बेटे, अगर मुनीरा बेगम से मेरी हार ही लिखी हुई है तो यूं ही सही, वरना कैसे कैसे ख्वाब देखे थे मैंने तुम्हारे मुस्तकबिल के। उन्होंने हथियार डाल दिए तो गौहर ने उनके हाथ चूम लिए। कुछ भी था, वो उनको नाराज़ करके अपनी खुशी हासिल करना नहीं चाहता था। अम्मी जान शुक्रिया, आपने अपनी ममता का भरम रख लिया, मेरी खुशी को अपना कर देखिएगा। अम्मी जान, सारा आपको बहुत अच्छी बहू साबित होगी। वो यकीन दहानी करा रहा था। उन्होंने आस्ती से उसके सर पर हाथ रखा और चली गया। और फिर मैमूना बेगम की खफकी के बावजूद सारा और गौहर की मंगनी होगी। उस नए ताल्लुक पर सिवाय मैमूना बेगम के और ख़ानदान के तमाम लोग खुश थे। मुनीरा बेगम और एहसान को अब पहले से ज़्यादा मैमूना बेगम के आगे बिछ जाते, मगर वो हमेशा से ज़्यादा सख्त हो गए थे। फुनकारती हुई गुजर जाती तो सारा को अजीब तरह की ज़िल्लत का एहसास होता, मगर जब निगाहें हाथ की उंगली में गौहर की पहनाई हुई खूबसूरत रिंग पर पड़ती तो डोलती नाव फिर संभलने लगती। वो ये सोचकर मुतमईन हो जाती कि आखिर कब तक मैमूना बेगम इस तरह करेंगी। कभी तो उनके दिल में नरमी पैदा होगी। वो चुपके से आंसू साफ करके अपने खुदा से बेहतरी की दुआ करती और मुतमईन हो जाती। गौहर का दोस्त अफ़ान और हसन कराची जाने को तैयार थे, मगर अब जब से मंगनी हुई थी न जाने क्यों गौहर का जी नहीं चाहता था जाने का। मेरे ख्याल में यार हसन, हमें निकलना चाहिए। मौसूफ तो कोई जाना को छोड़ने पर तैयार नहीं। अफ़ान ने एक तरफ चुप बैठे गौहर को देखा। यार वाकई बात कुछ ऐसी ही है। गौहर ने बड़ी सादगी से अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ कर लिया। यार हमें भी तो हमारी होने वाली भाभी दिखा दो, अगर पसंद करो तो। अफ़ान ने कहा तो गौहर ने जेब से अपनी और सारा की मंगनी पर ली गई तस्वीर दिखा दी। पहलुई हूर में लंगूर, अफ़ान ने यूं ही गौहर को छेड़ा। हालांकि वो बड़ा खूबसूरत लग रहा था। चलो यार लंगूर ही सही, मगर मोहतरमा शिद्दत से चाहती है। उस सीने पर हाथ बांधकर एक जज़ब से बोला। चलो अल्लाह मुबारक करे, माशाल्लाह चांद सूरज की जोड़ी रहेगी। लेकिन अब भाभी साहिबा से रुखसत लो और चलो, एडमिशन शुरू होने वाले हैं। अफ़ान ने खलूस से दुआ देने के बाद तस्वीर उसे वापस करते हुए कहा। यार वो बेचारी कहाँ रोक रही है, मौसूफ खुद ही कमज़ोर पड़ रहे हैं। हसन ने लुकमा दिया तो गौहर मुस्कुरा दिया। कराची आकर सबसे पहला मसला जो उन लोगों को दरपेश हुआ वो रिहाइश का मसला था। उन तीनों में से किसी का ऐसा कोई अजीज़ रिश्तेदार यहाँ मकीम नहीं था। भाई अफ़ान साहब, हम लोग कोई लैंडलॉर्ड किस्म की चीज़ें नहीं हैं कि होटल में ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। भाई कुछ करो, आखिर कब तक। हसन और गौहर अफ़ान के सर हो रहे थे, क्योंकि कराची आने का उसका मशवरा था और अब वो कोई और राह तलाश कर रहा था। यार मेरे एक दूर का रिश्तेदार है जवेद, देखता हूँ उसका अता पता मिल गया तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। मैं देखता हूँ डायरी में, खुदा करे उसका फ़ोन नंबर मिल जाए। अफ़ान बोले भी जा रहा था और डायरी में जवेद का नंबर भी तलाश कर रहा था। मिल गया। अफ़ान ने नंबर देखकर मिल जाने का नारा लगाया और साथ ही तीनों फ़ोन करने चले गए और किस्मत ने साथ दिया, जवेद मिल भी गया। बस तुम अपना सामान तैयार रखो, मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, जवेद ने कहा तो वो तीनों खुश हो गए। यार अफ़ान, प्रॉब्लम यह है कि मेरी अपनी फैमिली बहुत बड़ी है। 4 भाई अपनी फैमिली के साथ रहते, 2 साल की तो बात थी, यहीं टिके रहते तुम लोग। लेकिन अब जब तक कोई माकूल ठिकाना नहीं मिल जाता तुम लोग बिला तकल्लुफ़ यहाँ रहो। किसी किस्म के तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, जवेद ने बड़े खलूस से कहा। उनके लिए किसी अच्छे से ठिकाने की तलाश में लगा रहता। यार मेरे एक जानने वाले हैं मलिक साहब, बस 2 मियाँ बीवी हैं और नौकरों की फ़ौज और कहीं किनार पर फैली हुई कोठी है। उनसे बात करता हूँ, अगर मान गए तो। ज़रूर यार, कोशिश करना, मेरे कज़न्स हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं। जवेद ने ताकीद की तो उसका कोलीग मुबश्शिर उस मुहिम पर निकल खड़ा हुआ। जवेद भाई, अगर वो कोठी है तो हम उसका किराया कहाँ से अफोर्ड कर सकेंगे। वो तीनों एक ज़बान बोले। ओहो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मुबश्शिर को आ जाने दो, देखो क्या सूरत हाल बनती है। फिर इस बात को 1 हफ़्ता मज़ीद हो गया। उन लोगों ने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। उस रोज़ वो वापस आए तो मुबश्शिर आ चुका था। कोई बात बनी मुबश्शिर साहब? अफ़ान बेकरारी से उसकी तरफ बढ़ा। हाँ यार, मलिक साहब पहले तो तैयार नहीं हो रहे थे, फिर मैंने बेगम साहिबा से बात की तो उन्होंने कहा स्टूडेंट है तो ले आओ, खाली कोठी वहाँ करती रहती है, अच्छा है, रौनक हो जाएगी। चलो खुदा का शुक्र है कोई सूरत निकली तो सही।
चलो मियाँ अब तैयार हो जाओ। जावेद उनको तैयार होने का कहकर बाहर निकल गया और वो सामान समेटने लगे। उस वक्त वो एक खूबसूरत आरास्ता पेरास्ता कोठी के ड्राइंग रूम में मलिक और बेगम मलिक के साथ सामने सर झुकाए खड़े थे। दिल वहमों का शिकार हो रहे थे कि न जाने ये उन्हें रखते भी हैं कि नहीं। अफवाह ने तो सोच लिया था कि अगर इनकार करेंगे तो उनके पाँव से लिपट जाएगा। गौहर और हसन भी कुछ इसी किस्म के ख्याल में घिरे हुए थे। तो तुम तीनों पढ़ते हो? मलिक साहब ने अपने हुक्के की लंबी नाल सोफे पर रखकर तीनों की तरफ देखा तो वो तीनों हैरान होकर पहले एक दूसरे को देखने लगे, फिर उनको। नहीं जी नहीं, हम ऐसे हरगिज़ नहीं, हम शरीफ वालिदैन की औलाद है। कसम ले लीजिए जावेद भाई, और मुबश्शिर भाई की ज़मानत ले ले, यकीनन ये हवाई हमारे किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। वो तीनों एक साथ बोले तो मुबश्शिर साहब की तेवरियों पर बल आ गए। अरे अहमक बच्चों, तुम्हारे मुबश्शिर भाई ने ही बताया था तुम लोग स्टूडेंट हो, पढ़ते हो। मलिक साहब की बात पर तीनों ने फिर एक दूसरे को घूरा, गलत जुमला सुनने पर। ओह अच्छा सर, आपने पढ़ते कहा था और हम समझे कि आप कह रहे हैं कि लड़ते हो। तीनों ने फिर अहमकाना अंदाज में एक दो साथ कहा तो मलिक साहब ने गुस्से से नाल फिर मुंह से लगाई, गड़गड़ किया और फिर मुंह से नाल निकाल कर एक तरफ रख दी। बहरे हो क्या? उनकी बात पर फिर तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर अंकल को यूँ देखा गोया उनका दिमाग चल गया। जी नहीं सर, हम कहीं बहरागिरी नहीं करते, हम तो पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं। वो तीनों फिर एक ज़बान बोले तो मलिक साहब का पारा हाई होने लगा। बेगम, मुझे इन बच्चों की अपर स्टोरी खाली लगती है, सोच कर फैसला करना। वाइस्की से अपनी बेगम से कोया हो गए, तीनों जाने क्या समझे। नहीं सर, अगर वो खाली होती तो हम यूँ दरबदर क्यों फिर रहे होते, वहीं टिक जाते। उनकी बात पर मलिक साहब की मुठ्ठियाँ भींच के उन्होंने उठा उठाया और खड़े हो गए। बेगम, अगर इन लड़कों को देख लिया तो मेरे दिमाग की शरेआन ज़रूर पड़ जाएगी। जी सर, क्यों नहीं, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ऐसा ही होगा। हम आपकी उम्मीदों पर पूरे के पूरे उतरेंगे, बस आप हमें यहाँ एक बार रख तो लें, एक बार आजमा कर तो देखिए। उन्होंने झुककर बेगम साहब से ही जुमला कहा था। उन अहमकों ने जाने क्या सुना, चल टॉल फॉल बकने लगे। शट अप बेगम, मेरा बीपी तो हाई हो रहा है, आप ही निपटिए इनसे। वो गुस्से में फिर हुक्का संभालने जा रहे थे। वो तीनों मासूमियत से उनको देख रहे थे जैसे उनका कोई कसूर ना। और अब भी मलिक साहब जैसे ही खड़े हुए वो तीनों उनके सामने आ गए। पीछे हटो ना अंजार। थैंक यू सर। वो तीनों बोलते हुए पीछे हट गए। वो बड़बड़ाते बाहर निकल गए। तीनों ने मासूमियत से एक दूसरे को देखा और शाने अचका कर रह गए। अंकल नहीं सुधरेंगे, गौहर और अफान ने कहा, मगर फिर आंटी पर नज़रें पड़ी तो झीम गए। मैंने तो बड़े बड़े सीधे किए हैं, ये अंकल क्या चीज़ है। तुम लोग आओ बैठो। आंटी को की आवाज़ पर वो तीनों खसियाने होकर पलटे। बैठो मियाँ, तुम्हारे अंकल ज़रा चिड़चिड़े हो गए, एक तो उम्र दूसरी बीमारी, तुम लोगों ने तो बुरा तो नहीं माना। आओ शाबाश, यहाँ बैठो, आंटी ने बड़े हलीम लहजे में कहा तो तीनों उनके सामने सोफे पर इंतहाई करीब करीब होकर बैठ गए। बेटा, एक दूसरे की गोद में ना बैठो, इतना बड़ा सोफ़ा है, ज़रा फासले पर बैठो। आंटी की तरफ से हुक्म का जारी होना था कि तीनों दूर दूर हो गए। सॉरी आंटी। दोनों खसियाने हो गए। फिर आंटी बड़े प्यार से उनके बारे में पूछती रही, बातें करती रही। आंटी प्लीज़ आप हमें बताइए कि किराया कितना होगा। अफा ने मतलब की बात पूछी। किराया किस चीज़ का भाई? आंटी ने अपना पानदान खोलकर पान बनाया। आंटी, इस घर में रहने का हमें कोई मुआवजा भी तो अदा करना होगा ना। उसकी बात पर बेगम मलिक कुछ देर तो पान चबाती रही, फिर गहरा सांस लेकर रह गई। देखो मियाँ, एक मुद्दत हुई इस मकान ने आज तक ना अंडे दिए ना दूध दिया, सिवाय हौलनाक सन्नाटों के। तुम लोग यहाँ रहोगे, हंसो बोलोगे, खेलो कूदोगे, रौनक होगी, शोर होगा, तो यहीं इस मकान में रहने का किराया होगा तुम लोगों की तरफ से। मगर आंटी, तीनों सजीबो गरीब किराए पर हैरान रह गए। कोई अगर मगर नहीं, तुम आज ही अपना सामान ले आओ बेटे, इसमें इतना हैरान या परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं। जो चीज़ इंसान के पास नहीं होती वो उसी का तलबगार होता है। शायद मेरे खुदा ने मेरी तन्हाई और बोरियत ख़त्म कर दी है तुम लोगों की सूरत। अब कम अज़ कम इस घर में ज़िंदगी तो हंसे मुस्कुराएगी ना। जाओ शाबाश, आज ही अपना सामान ले आओ। और हाँ सुनो, खाने वगैरह का तरद्दुद करने की कतई ज़रूरत नहीं, खाना हम सब एक मेज़ पर बैठ कर खाया करेंगे। ये ज़्यादती आंटी, खाना हम अपना, इतनी अनायत, इतनी मेहरबानी, वो भी मादियत परस्ती के इस दौर में जब इंसान अपने अजीज़ रिश्तेदारों को काट रहा है, ये मेहरबानी उनको हज़म नहीं हो पा रही थी। खामोश रहो तुम लोग, तमीज़ नहीं सिखाएगी तुम लोगों को कि बड़ों का कहना माना जाता है, आंटी ने डपट कर कहा तो तीनों चुप हो गए। ओके आंटी, जो आपका हुक्म, हमें तो बड़ों का हुक्म मानने का हुक्म दिया गया, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। तीनों दिल में आंटी की अच्छाई और खुलूस की तारीफ़ करते उठ गए। उन तीनों का ताल्लुक़ मतविस तबके से था। यहाँ आकर तो उनकी ज़िंदगी ही बदल गई थी। अब तो अंकल से भी खूब दोस्ती हो गई थी। उनको ऊपर का पोर्शन दे दिया गया था। तीनों खाना नाश्ता कपड़े तैयार, ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया कर दी जाती। एक मुलाजिम लड़का जो था, जो बड़ा बदतमीज़ मगर बड़ी खिदमत करता था उनकी। यार कोई चक्कर ना हो। एक रोज़ यूँ ही गौहर को ख्याल आ गया तो अफान को गुस्सा आ गया।
हाँ चक्कर होगा, तुमको किसी ख़तरनाक मुहिम पर भेजना होगा। यार ये जो हम लोग होते हैं ना, बस जवाब नहीं होता हमारा भी। मेहरबानी को भी शक की निगाह से देखने लगते हैं। आंटी ने क्या कहा था कि वो इस तन्हाई से तंग आ चुकी, बजाय खुदा का शुक्र अदा करने की उल्टी सीधी हाँक रहे हो। अफान ने इस बात पर गौहर को डांटा। वैसे यार वाकई हमें खुदा का शुक्र ही अदा करना चाहिए। हमने तो ऐसी लग्जरी ज़िंदगी का कभी सोचा भी नहीं था। शुक्र है अल्लाह ताला का, वरना आज के दौर में जबकि लोग हर बात पर पैसा कमाते हैं, ये लोग हमें वीआईपी अंदाज में रख रहे हैं। गौहर ने आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया खुदा का। वैसे यार अंकल भी अच्छे आदमी हैं। हसन ने अंकल की तारीफ़ की। हाँ हैं तो बहुत अच्छे, मगर शायद उनकी नज़र बहुत कमज़ोर है। उस रोज़ तुम कोने में खड़े थे तो मुझसे कहने लगे कि बेटे ज़रा मेरी छड़ी देना। पको मत। हसन ने क्वेश्चन खींचकर अफान को मारा तो मुलाजिम लड़के न्याज ने आकर कैच कर लिया। आउट कौन हुआ है, शराफत से बता दो। न्याज क्वेश्चन हाथ में लिए पूछ रहा था। देखो न्याज, तुम ज़्यादा फ्री होने की कोशिश ना किया करो। लाओ क्वेश्चन रखो इधर। हसन को न्याज का यूँ फ्री होकर बात करना पसंद नहीं आया था। उसने रपट कर कहा तो वो मज़ीद अकड़ गया। रोब तो जी मैं अपने बाप का बर्दाश्त नहीं करता। नहीं रखूँगा इधर क्वेश्चन, मैं तो इधर रखूँगा। न्याज बिगड़ गया और क्वेश्चन सोफे पर रखने की बजाय खिड़की खोलकर उसके पट पर रख दिया और मुंह फुलाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। अफान ने पहले तो गौहर और हसन को घूरा, जो अक्सर कोई ना कोई बात करके खफा कर देते थे। छोड़ो यार, ये लोग तो बस ऐसे ही हैं। अफान ने उसे पुचकारा तो वो खुश हो गया। एक आप ही तो इंसान है जी। खैर बेगम साहिबा ने आप लोगों को नीचे बुलाया है। अच्छा तुम जाओ, हम अभी आए। और सुनो, इनकी बातों का बर्दाश्त माना करो, बुरा मत माना करो। तुम तो हमारे भाई हो। अफान ने प्यार से समझाया तो वो खुश हो गया। वो हसन और अफान को घूरता हुआ चला गया। फिर कुछ ही देर के बाद वो तीनों बेगम मलिक के सामने खड़े थे। मलिक साहब भी हुक्का गिड़गिड़ा रहे थे। बैठो बच्चों। बेगम साहब मलिक की आवाज़ पर तीनों एक साथ बैठ गए। हाँ तो भाई बच्चों, तुम लोगों को कोई तकलीफ़ तो नहीं यहाँ? बेगम मलिक ने उनकी तरफ मुतवज्जे हो गई। अब वो क्या बताते, कैसी लग्जरी ज़िंदगी का तो उन्होंने कभी ख्वाब भी नहीं सोचा था। नहीं आंटी, अब हम आपको क्या बताएं, बाकी सहूलियात तो अपनी जगह, मगर आपकी मोहब्बत, तवज्जो और खलूस हमारे लिए कीमती सरमाए से कम हैसियत नहीं रखता। हम आपके बहुत ममनून हैं। मैंने घर में बताया था, हमारे घर वाले भी बेहद शुक्रगुजार हैं आपके। अफान बेहद ममनून लहजे में कह रहा था। हसन और गौहर सर हिलाकर उसकी तायद कर रहे थे। अरे नहीं बच्चों, इतना ममनून होने की ज़रूरत नहीं। खुदा की देन है, अगर हम एक दूसरे पर खर्च ना करेंगे तो क्या फ़ायदा इसी दौलत का। मगर बेटा, हम तो खुदा के शुक्र गुज़ार कि तुम लोगों के आ जाने से हमारी तन्हाई ख़त्म हो गई। रौनक सी रहती है। मैं भी मसरूफ़ रहती हूँ। तुम लोगों के खाने का ख्याल, कपड़ों का ख्याल करती हूँ तो अजीब तरह की मसरत होती है। हमें खुदा ने औलाद की नेमत से नहीं नवाजा। यकीनन उसकी पाक ज़ात की मसलियत होगी। इस चीज़ का दुख तो बेहद है, मगर खुदा की मसलियत के आगे हम बेबस क्या कर सकते सिवाय शुक्र के। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ीज़ रिश्तेदार, बहन भाई सब मुल्क से बाहर रहते, कभी कभार आ जाते तो फिर आने में बाहर आ जाती। जब से तुम लोग आए हो हमें अपने बच्चों जैसा सुकून मिल रहा है। बातें करते करते बेगम मलिक की आवाज़ भर आ गई थी। आंटी, आप हमें अपने बेटे ही समझिए। ये नहीं कि इस क़याम के अरसे तक खुदा को मंजूर हुआ तो हम तमाम उम्र आपके बेटे रहेंगे, आपकी खिदमत करेंगे। हम आप पर अपनी औलाद जैसा एतमाद कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप खुश होंगी। अफान की तायद में हसन और गौहर भी उठकर आंटी के पास कलीन पर बैठ गए तो फ़र्त मसरत से उन्होंने तीनों का साथ लगा लिया। बेशुमार आंसू बह निकले। फिर कितनी देर वो लोग वहाँ बैठे रहे, चाय के साथ बहुत से लवाजमात से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। फिर पढ़ाई के ख्याल से इजाज़त लेकर चले आए तो वो दोनों फिर अकेले हो गए। हाँ बेगम, बताना भूल गया, कल गयास का फिर फ़ोन आया था। बड़ा परेशान है लड़कियों की वजह से। हाँ तो हुआ करे परेशान, अब हम क्या कर सकते हैं। कितना कहा था आपने और मैंने कि बच्चियों को हमारे पास छोड़ जाओ, अपने माहौल में अपनी देन के साए में परवरिश पाएंगी और फिर आइंदा मुस्तकबिल भी बेहतर होगा। मगर हमारी तो एक ना सुनी, ले गए बच्चों को अब भुगते। बेगम मलिक को गुस्सा आ गया। गयासुद्दीन मलिक साहब के छोटे भाई थे और 3 बेटियां ही थी उनकी। वो शुरू ही से अमेरिका चले गए थे। लड़कियां भी वहीं पैदा हुई, अब जवान हो गई थी तो उनके रिश्तों के लिए परेशानी थी। अब ऐसा तो ना कहो बेगम, हमारी अपनी बच्चियां, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ये हमारा ही नहीं, बैरून मुल्क। अब बात तमाम पाकिस्तानियों का मसला है कि पहले तो शौक़ में चले जाते, बाद में पछताते फिरते। मैंने कह दिया है लड़कियों को भेज दो, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। अच्छा किया आपने, अल्लाह की ज़ात पाक मसबिबुल असबाब है। बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हैं तो सही मेरी निगाह में। खैर लड़कियां आ जाए तभी तो कुछ होगा। घर में लड़कियों के आने से इंतज़ामात हो रहे थे। बेगम मलिक ने उनके लिए कमरे सेट करा दिए थे और वो लोग चंद रोज़ में पहुंचने वाली थी। यार लगता है कोई आ रहा है। इंतज़ामात तो खूब हो रहे हैं। अफान ने किताबें एक तरफ रख कर कहा और टाई की नोट खोलने लगा। आने दो यार, हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है। गौहर लेटते हुए बोला। यार मुझे तो नींद आ रही है, तुम लोग चले जाना खाना खाने। हसन ने वाशरूम से बरामद होकर जमाई लेते हुए कहा और उस वक्त जब वो जमाई ले रहा था न्याज आ गया। तौबा हसन भाई, आपका मुँह तो मगरमच्छ से भी बड़ा है। पर मुझे क्या, आप सबको बेगम साहिबा ने बुलाया, कह रही हैं
जैसे हैं वैसे ही आ जाएं। अभी इसी वक्त न्याज ने पैगाम दिया और भागता हुआ सीढ़ियाँ उतर गया। तीनों ने एक दूसरे को देखा और न्याज के पीछे ही चले आए। मगर ये कि आंटी तो गायब थी। अलबत्ता 3 हसीनाएं बैठी आंखें फाड़े उनको घूर रही थी। अब सूरत-ए-हाल ये थी, अफान के गिरबान के बटन खुले थे, दरमियान में टाई लटक रही थी और नीचे उसने शॉर्ट पहन रखी थी, जबकि गौहर ने शलवार पर सिर्फ बुनियान जेब तन कर रखी थी। जबकि हसन के बाल इस कदर बेतरतीब हो रहे थे, कोई भी बिलाशुबा उससे खौफजदा हो सकता था। अब लड़की हैरत से हंसे जा रही थी और लड़कों की ये हालत थी कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। न्याज, ये फ़कीर कहाँ से गुस्सा है, इनकी ये जुर्रत है कि अंदर तक चले आए। हद हो गई, कुछ देर दिलाकर बाहर निकालो। नौशीन ने अफान को सर से पैर तक घूरते हुए कहा। नहीं नहीं, हम फ़कीर नहीं, हम तो लड़के हैं, पूछ लीजिए आंटी से। अफान ने अपनी शर्ट खींचकर लंबी करने की कोशिश की। न्याज, उनको धक्के देकर बाहर निकालो। सुना नहीं तुमने, कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। अमरीन ने गौहर को घूरा जो उसे देखे जा रहा था। अरे वाह, खामखा धक्के देकर निकालो, हम तो मेहमान हैं, अमरीका से आए हैं। गौहर ने अपनी आंखें घुमाई तो अमरीन को गुस्सा आ गया। अमरीन, मुझे तो ये लोग पागल खाने से भागे हुए लगते, इसको देख रही हूँ चंदी आंखों वाला कैसे घूर रहा है। शर्मीन ने हसन को कहा जाने वाली नज़रों से घूरा तो उसने आंखें बंद कर ली। अंकल आंटी जल्दी से आइए। वो तीनों एक साथ चिल्लाए तो वो दोनों आ गए। अंकल देखिए तो, ये अंदर तक चले आए। नौशीन चिल्लाई, बेटा ये फ़कीर नहीं है। अंकल ने प्यार से अफान को देखा। फिर ये क्या चीज़ है अंकल, हमारी तो समझ में नहीं आए। लड़कियां उलझ रही थी। बेटा ये अपने ही बच्चे हैं, हमें नहीं मालूम था कि हमारे मुल्क के बच्चों की भी दाढ़ी मूंछ होती है। अरे भाई बच्चियों, तुम लोगों ने अपने मुल्क का देखा ही क्या है। अरे जन्नत से दूर तो रहते हो तुम लोग, यहाँ आओ रहो तो पता चले कि मुल्क की बाहर कैसी होती है। बहरहाल लड़कों, तुम लोग जाओ और पूरे कपड़े पहन कर आओ तो फिर तारुफ होगा। बस अंकल का ये कहना था। वो तीनों पाँव सर पर रख कर भागे। यार आने दो इस न्याज के बच्चे को। कमबख्त को जब पता था कि नीचे लड़कियाँ, फिर इसने हमें क्यों कहा कि जैसे हैं वैसे आ जाए, सिर्फ हमें शर्मिंदा करने के लिए। हाँ, ये उसकी सोची समझी शरारत लगती है। खैर निबट लेंगे, डोंट वरी। वो तीनों भरे बैठे थे। खाना लग गया। जैसे ही न्याज आया, तीनों ने उसे धर लिया और वो पिटाई की कि वो हमेशा याद रखेगा। ठीक है, उधार रहा यारो। न्याज भी बदतमीज़ी में नंबर 1 था, मुँह पर हाथ फेरता चला गया। यार अब ज़रा ढंग के उलिये में जाना। अफान खुद कलफशुदा सफ़ेद शलवार सूट निकाल कर तैयार हुआ। उसी तरह तीनों तैयार होकर नीचे आ गया। तीनों लड़कियों ने उनको यूं बना ठना देखा तो एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। आओ आओ बच्चों, बैठो, झिझकने की ज़रूरत नहीं, यही हमारी बच्चे हैं जिन्होंने अमेरिका से आना था। और नौशीन, अमरीन, शर्मीन बेटा, ये हमारे बेटे हैं। आपके बेटे कब हुए, आपने हमें बताया ही नहीं। नौशीन ने शोखी से केचप की बोतल उठाते हुए पूछा। तो तीनों ने एक दूसरे को ऐसे देखा गोया कह रहे हो, कितनी तेज़ लड़कियाँ। हाँ बेटे हो तो ये बहुत पहले चुके थे, बताया इसलिए नहीं था कि ये लोग दरियाफ्ती अब्बू हैं। कोयले की कान से अंकल। अमरीन ने सावले से गौहर को देखते हुए शोखी से कहा। बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं कहते। बेगम मलिक ने तनबीह की। अरे आप तो खाना खा रहे हैं, मेरा तो ख्याल था न्याज आपके लिए फीडर लेने गया हुआ है। आप फीडर लेते हैं। शमी ने मासूम से हसन को देखा जो सर झुकाए खाना खा रहा था। चलिए वो आप ले लीजिएगा, मेरा तो दांत निकल आए हैं, मगर शायद आपके नहीं निकले। हसन बस देखने में मासूम नजर आता था, मगर जवाब देना वो खूब जानता था। शर्मीन बुरा सा मुँह बनाकर रह गई। ये केचप लीजिए ना, फैक्ट्री वालों ने आप ही के लिए तो बनाया है। नौशीन ने केचप की बोतल अफान की तरफ खिसकाई, मगर कुछ इस तरह के सारी बोतल उसके सफ़ेद भराक लिबास पर गिरकर कपड़े की रंगत बदल गई। आप तो बड़े महजब मुल्क से आई हैं नौशीन साहिबा, मुजाहिरा आप अफ्रीकी जंगलात की बंदरियों वाला कर रही हैं। शर्मीन की तरह नौशीन भी बेमज़ा होकर रह गई। भाई वाह, अब आएगा ना मज़ा ज़िंदगी का, तुम लोगों की दिलचस्प नोक झोंक का। अंकल आंटी खुश हो रहे थे, वो ये नहीं जानते थे दोनों तरफ मुहाज गर्म हो चुके थे। यह लड़कियां बड़ी तेज़ हैं। ऊपर आकर गौहर ने सबसे पहले राय दी। तो हुआ करे, हम किसी से कम है क्या। अफान ने कपड़े उतारकर पानी की बाल्टी में डाल दिए। लड़कियों के आ जाने से वाकई बहुत रौनक हो गई थी। सब एक दूसरे पर हमले करते रहते, कभी कोई जीत जाता, कभी कोई हार जाता, और लड़वाने में अहम किरदार न्याज का होता। दोनों तरफ उल्टी सीधी बातें लगाता और फिर मोर्चे गर्म हो जाते। और इसी जंग के तबादले से दोनों फरीकेन एक दूसरे को अच्छी तरह समझ चुके थे। लड़कों को पता चल गया था कि लड़कियां अमेरिका जैसे मगरबी माहौल में पल बढ़कर भी अंदर से पक्की मुसलमान और पाकिस्तानी लड़कियां और लड़कियों को भी उनकी शराफत और काबिलियत का एतराफ़ करना पड़ा था। अफान को नौशीन बहुत पसंद आई थी और वो उसके लिए संजीदा भी था, जबकि खुद नौशीन तो पहली नज़र में अफान को पसंद कर बैठी थी। उसी तरह हसन और शर्मीन ने भी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ये दोनों तो किसी भी किस्म की बंदिश से आज़ाद नहीं थे, इसलिए लड़कियों की तरफ बढ़ रहे थे। मगर जब गौहर अमरीन में दिलचस्पी लेने लगा तो अफान ने टोक दिया। क्यों, तुम ही लोगों को हक हासिल है कि तुम लोग अमेरिका पलट लड़कियों को पसंद करो, मेरे सीने में भी दिल है। गौहर ने कमाल ढिठाई से अपने दिल पर हाथ रख कर कहा। तो अफान हैरत से उसे तके गया। गालमन मौसूफ भूल रहे हैं कि इस दिल में तुम्हारी बचपन की चाहत और मुस्तकबिल की जीवन साथी तुम्हारी मंगेतर सारा रहती है। अफान ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे याद दिलाया तो उसने नज़र झुका ली और खिड़की में जा खड़ा हुआ। नज़रों में सारा अपनी तमाम तर मासूमियत के साथ आ खड़ी हुई।
बेटे सारा से शादी करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? बीमार सास, सुसर मजबूरियाँ, तंगदस्ती, ढेरों मसाइल। अब ऐसी जगह शादी करो जहाँ तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे हो सके। अम्मी के जुमलों की बाज़गश्त उसे करीबी सुनाई दी। उसकी ख्वाबों की ताबीर तो अब दहलीज पर खड़ी थी। अब अगर वो दिल की कमज़ोरी में आकर दरवाज़ा बंद कर लेता तो शायद तमाम उम्र पछताता, और वो पछताना नहीं चाहता था, इसलिए वो चुप ही रहा। उसका झुकाव अमरीन की तरफ बढ़ने लगा। वो भी उसे बेहद पसंद करने लगी थी और इस सूरत-ए-हाल में अफ़ान और हसन को परेशान कर दिया। यार हसन, समझाओ इसे, ये एक मासूम लड़की के साथ ज़्यादती कर रहा है। अफ़ान को न जाने क्यों कोफ़त होती रहती थी, उसे सारा से हमदर्दी होने लगी थी। मैंने भी कोशिश कर देखी है। कहता है सारा मेरे दिल का फ़ैसला है, और दिल के फ़ैसले अक्सर जज्बाती और गलत होते हैं। अमरीन से मेरी ज़िंदगी के बहुत से ख्वाब वाबस्ता हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं? वैसे है ये ज़्यादती। दोनों को उसके बदल जाने का दुख था, मगर क्या कर सकते थे, इसलिए चुप हो गए। रियाज का रात फिर फ़ोन आया था। पूछ रहा था कोई बात बनी? मलिक साहब हुक्का रखकर बेगम साहिबा के बराबर बैठ गए चौपान लगा रही थी। एलो, अब गयास मियाँ तो हथेली पर सरसों जमाना चाहते, ये तो होने से रहा। अरे हाँ मलिक साहब। बात करते करते बेगम मलिक रुक गई। मलिक साहब भी उनकी तरफ मतवज्जे हो गए। ये अपने तीनों लड़के कैसे रहेंगे? माशाल्लाह खूब रूह है, फर्मा बरदार, पढ़े लिखे, अच्छे शरीफ ख़ानदान के चश्मो चराग है। मेरे ख्याल में तो इनसे बढ़कर कोई और हो ही नहीं सकता। यूँ भी लड़कों को अभी नौकरियाँ तो ढूंढनी है, अमेरिका जाने का मौका मिल जाएगा तो और क्या चाहिए इनको। आपकी बात दिल को लगती तो है बेगम, कोशिश कर देखिए। वैसे बड़े अच्छे लड़के हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बात फैलाने से कबल हमें लड़के और लड़कियों से अलग अलग उनकी राय पूछ लेनी चाहिए। इसके बाद हम उनके घर वालों से बात करेंगे। क्यों, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। आप ऐसा करें कि उठ जाइए। बेगम, तो आप तो ये ही चाहती हैं कि मैं दुनिया से उठ जाऊँ और आप बेबा कहलाएं? खुदा ना करे मलिक साहब, मैं आपको जहाँ से नहीं कमरे से उठ जाने का कह रही थी। आप जाइए और लड़कियों को मेरे पास भेज दें। मैं चाहती हूँ अब ये काम जल्दी हो जाए, क्योंकि लड़के अब अपने फ़ाइनल एग्ज़ाम से फ़ारिग होने वाले हैं। अच्छा, अभी भेजता हूँ। मलिक साहब के जाने के बाद तीनों लड़कियाँ आ गई तो बेगम मलिक ने अपना मुद्दा उससे बयान कर दिया। कुछ देर तो वो शर्म में चुप रहे। बोलो बेटा, उन्होंने प्यार से देखा। आप लोग बड़े हैं आंटी, जो फैसला करेंगे हमें कबूल होगा। तीनों की एक ही राय थी। नहीं बेटा, हम लोगों के साथ ज़्यादती करना नहीं चाहते। तुम लोग 7-8 माह से यहाँ हो, लड़कों को देख रही हो, क्या राय है तुम लोगों की? आंटी, हमें कोई एतराज़ नहीं। तीनों हौले से हम आवाज़ बोली और बेगम मलिक मुतमईन होकर मुस्कुरा दी। अभी लड़कों से उनकी राय नहीं ली गई थी, लेकिन गौहर की यकीन हो गया था कि अब वो अमेरिका बआसानी जा सकता। और उन दिनों जबकि वो अमरीन के ख्यालों को ज़बरदस्ती खुद पर मुसल्लित कर रहा था, महज अपने जुनून और शौक़ को पूरा करने के लिए सारा को उसने दांस्ता तौर पर भुला दिया था। उसने चुपके से अम्मी को फ़ोन करके सारी सूरत-ए-हाल से आगाह करके अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया था कि सारा से रिश्ता तय करना उसका जज्बाती फ़ैसला था। अंधा क्या चाहे दो आंखें। मैमूना बेगम तो खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। खुदाया तेरा शुक्र, तूने मेरी सुन ली, मेरा गौहर मुझे वापस दे दिया। मैमूना बेगम ने खुदा का शुक्र अदा किया। उसी वक्त कमर आ गया। किस बात पर खुदा का शुक्र अदा किया जा रहा है? आपको तो कम ही खुदा का शुक्र गुजार होते देखा है। कमर के लहजे में तंज था। अरे भाई, खुदा का तो हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए, बल्कि इंसान तो खुदा का शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। वो असल बात छुपा गई, मगर उनकी सरशारी से वो सोच में पड़ गए थे। दिलों के मामले बड़े हसास होते हैं, कोई गड़बड़ ज़रूर है। सारा को तरह तरह के वहम आ रहे थे, मगर कोई उसे कुछ बताने वाला नहीं था। उस रोज़ तीनों लड़कियां उनके साथ चाय पी रही थी। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें हो रही थी। लड़कियां अमेरिका की तारीफ़ कर रही थी। गौहर और हसन भी उनके साथ मिल गए थे, जबकि अफ़ान को ये सब कतई पसंद नहीं आ रहा था। तुम लोग क्या समझते हो पाकिस्तान का? हमारे मुल्क जैसा मुल्क दुनिया में है ही नहीं। अफ़ान ने पहले तो उनको गुस्से से देखा, फिर उठ खड़ा हुआ। नौशीन चिढ़ गई। मेरी समझ में नहीं आता, आखिर पाकिस्तान में रखा ही क्या है? उसने बेजारी से कहा। नौशीन की बात अफ़ान को बहुत बुरी लगी। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बरहमी से नौशीन की तरफ बढ़ा। मिस नौशीन, ये आप किस वजह से कह रही हैं कि पाकिस्तान में क्या रखा है? क्या नहीं है पाकिस्तान में? यही हम सब की पहचान है। और तुम लोग जो वहाँ तीसरे दर्जे के शहरी बनकर ज़िंदगी बसर कर रहे हो ना, न जाने खुद को क्या समझने लगते हो। क्या समझते हो तुम लोग अपने आप को? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर अपने वतन की तौहीन नहीं। अरे ये तो वो मेहरबान माँ है कि औलाद की इंतहाई गुस्ताखी के बाद भी उसके लिए बाहें फैलाए रखती है। उसे सर्दो गर्म से बचाने के लिए घर से दूर रहकर तो घर से ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है, मगर तुम लोग ग्रीन कार्ड हासिल करके न जाने खुद को क्या समझने लगते हो। नौशीन बेगम, आप खुश फहमी का शिकार है। ज़रा से हंसी मजाक से तुमने ये अक्स कर लिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हरगिज़ नहीं। मुझे ना तो ग्रीन कार्ड चाहिए और ना ही मुझे तुमसे कोई गर्ज है। खुदा हाफिज़। अफ़ान बड़ा खुश मिजाज किस्म का लड़का था, मगर इस वक्त नौशीन की बात पर आपे से बाहर होकर किसी का लिहाज किए बगैर बोले गया। नौशीन उसके रवैये पर सहम सी गई। आंखों में गरम गरम पानी उबलने लगा। वो बाहर जाने लगी, मगर अफ़ान उससे ज़्यादा तेज़ी से बाहर निकल गया। क्या ज़रूरत थी इस कदर शाउट होने की? आखिर वो पढ़ी लिखी लड़की है, क्या इंप्रेशन लेगी उसकी दूसरी बहनें तुम्हारे इस रवैये से? गौहर और हसन उसे डांट रहे थे कि उसने अच्छा नहीं किया, और वो खुद अभी तक पता हो तपा हुआ था। अखबार एक तरफ रखकर खड़ा हो गया
और उसे क्या हक पहुंचता था मेरी तौहीन करने का? ये क्या समझती है कि पाकिस्तान का हर नौजवान ग्रीन कार्ड के एवज़ अपनी खुददारी बेच देने पर तैयार होता है? खैर, अब तुम नाशुक्री तो ना करो कि लोगों को तो ऐसे ही मौक़ों की तलाश हो रहती है और हमें तो खुदा ने घर बैठे मौका दिया है तरक्की करने का, ग्रीन कार्ड हासिल करने का। गौहर उसे समझा रहा था तो वो बगौर उसे देखने लगा। फिर तंजिया मुस्कुराहट उसके होंठों पर आ गई। गौहर, ये तुम कह रहे हो सारा से तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, जो कुछ होता रहा वो सब तो हंसी मजाक था। हम लोगों ने भी मजाक किया, उन्होंने भी मजाक में जवाब दे दिया, मगर गौहर तुमने सारा से मोहब्बत के बाद मंगनी की है। वो तुम्हारे चचा की बेटी भी तो है, तुम तो ऐसी बात ना करो। अफ़ान ने कहा तो गौहर कुछ देर के लिए चुप हो गया और सारा का मासूम चेहरा नज़रों में घूम गया। मगर हकीकत ये थी कि जब से अमेरिका जाने का पता चला था और अमरीन के ज़रिए से ग्रीन कार्ड मिलने की उम्मीद हुई थी, वो तो यकसर बदल गया था। वो और हसन तो अमरीन शमरीन के लिए तैयार थे और इस बात का एहसास अफ़ान को हो चुका था, क्योंकि उन दोनों को अमेरिका जाने का जुनून था और इत्तेफाक से ये मौका उनको मिल रहा था। फिर वो किस तरह गंवाते, और अफ़ान को ये सब हरगिज़ पसंद नहीं था। मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। अमरीन में मैं ग्रीन कार्ड के सिवा कोई ख़ास बात नहीं। फिर तुम क्यों उसे सारा पर फोकियत दे रहे हो? उसे बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है? अफ़ान प्लीज़, मैंने दानस्ता तौर पर उसे कुछ नहीं बताया। वो मुझे वाकई पसंद करने लगी है। गौहर तो अपने तौर पर मुस्तकबिल का सुहाना ढांचा तैयार कर चुका था अमरीन के साथ शादी के बाद का। अमरीन तुम्हें पसंद करने लगी है, उसका तुम्हें बड़ा ख्याल है, और वो जो तुम्हें बचपन से चाहती है उसका क्या होगा? जिसके साथ तुमने अपनी अम्मी की मुखालफत के बावजूद मंगनी पर इसरार किया, उन्होंने ना चाहते हुए भी मंगनी कर दी और अब तुम रास्ता बदल रहे हो। ये सब क्या है गौहर? पहले तो अफ़ान का लहजा सख्त था, फिर वो नरम पड़ता गया। देखो अफ़ान, तुम ठीक कह रहे हो, मगर सारा मेरा जज्बाती फ़ैसला थी। BA पास मेरे ही जैसी मेरे ख़ानदान की लड़की मुझे क्या दे सकती है, जहेज़ में क्या ला सकती है? उससे शादी करके मुझे ही तमाम उम्र तक तगो-दो करके ज़िंदगी की गाड़ी को घसीटना पड़ेगा, जबकि अमरीन से शादी करके मेरे तमाम ख्वाब पूरे हो जाएंगे, ताबनाक मुस्तकबिल के अच्छे नगर के। और चुप हो जाओ गौहर, प्लीज़ चुप हो जाओ, मैं एक लफ्ज़ मज़ीद सुनना नहीं चाहता। इस तरह बोलता हुआ गौहर अफ़ान को बहुत छोटा लग रहा था। वो उठ खड़ा हुआ। गौहर ने उठकर उसका हाथ पकड़ लिया। अफ़ान इस खेल की इब्तिदा मजाक में हुई थी, मगर किसको पता था कि ये कहानी संजीदा मोड़ में भी इख्तियार कर जाएगी। तुम्हें नौशीन को इस तरह नहीं जवाब देना चाहिए था, वो वाकई तुम्हें चाहती है। माई फुट, मैं ऐसी ज़हनियत रखने वाली लड़की से बात करना भी गवारा नहीं करता, और तुम्हें उसकी वकालत करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। मुझे अल्लाह ने अक्ल शऊर और ज़ोर बाजू अता किया, फिर मैं अपनी मंजिल के लिए औरत को जीना क्यों बनाऊँ? ये शॉर्टकट तुम दोनों को ही मुबारक हो। अफ़ान ने गुस्से से गौहर और हसन को देखा और बाहर निकल गया। रहने दो गौहर, इसको तो हमेशा से मुनफरिद बनने का शौक़ रहा है। अंकल आंटी ने खुद हमें बुलाकर कहा था कि तुम लोग अपने घर वालों से मिलाओ, जब हम उनको ज़रूरत भी है तो उनके ज़रिए हमारी ख्वाहिशात अगर पूरी हो जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है? हाँ, एक बात इसकी दुरुस्त है कि तुम सारा को धोखा नहीं दे सकते। हसन, जो कि खुद आज़ाद था इन चक्रों से, इसीलिए उसे अफ़ान की सारा वाली बात मुनासिब लगी। वो भी अफ़ान की तरफ हो गया तो गौहर चिढ़ गया। ओहो भाई, इसमें धोखा देने वाली क्या बात है? मैं उससे खुद कह दूंगा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अच्छी खासी लड़की है, कहीं भी आसानी से शादी हो सकती है उसकी। गौहर, जो खुद दिल में थोड़ा बहुत गिल्टी फील कर रहा था कि वो सारा के साथ अच्छा नहीं कर रहा, मगर ख्वाबों का सुनहरी जाल उसे अपनी गिरफ्त में ले रहा था। वो अपने आप को मुतमईन करने के लिए दूसरों को दलाइल देकर कायल कर रहा था। वैसे यार, आगे पढ़ने का मौका तो अच्छा है, लड़कियां बहुत अच्छी हैं। अफ़ान तो ना हक ना शुक्री कर रहा है, लेकिन हसन, हम ये मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। गौहर और हसन मुत्तफिक थे, इसलिए अब अफ़ान से कटे कटे से रहने लगे, और अफ़ान भी उनका झुकाव देख रहा था, इसलिए वो भी चुप होकर अपनी मसरूफियात में खो गया। लड़कियों के वालिदैन का फ़ोन आया था कि वो अब जल्द ही तीनों लड़कियों की शादी कर देना चाहते हैं। आंटी ने उस रोज़ फिर लड़कों को अपनी अदालत में हाजिर होने को कहा। अफ़ान नहीं गया था। हसन और गौहर पहुंच चुके थे। क्या ख्याल है तुम लोगों का? हम तुम लोगों के वालिदैन से मिलना चाहते हैं, मगर तुम लोगों की राय के बाद तुम लोगों को एतराज़ तो नहीं? अंकल बराह रास्त उनसे पूछ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर उसकी नज़र पर्दे की ओर से झांकती शर्मीन और अमरीन पर पड़ी, जिनके चेहरों को मुस्कुराहट में उनको अपना रोशन मुस्तकबिल नज़र आ रहा था। वो शोखी से मुस्कुरा दिए। जी, हमें कोई एतराज़ नहीं, आप लोग हमारे वालिदैन से बात कर सकते हैं। हसन तो खैर आज़ाद था, मगर गौहर अपनी पसंद की मंगनी को अपने शौक़ और ख्वाबों के इस असूल के लिए दाव पर लगाते हुए नहीं घबराया था। ज़रा भी दिल पर चोट नहीं पड़ी थी। तो बेगम क्या ख्याल है, चले या फिर उनके वालिदैन को यहाँ मदऊ कर लें? भाई, जब तक आपस में मिलेंगे नहीं बात कैसे होगी? और फिर इन बच्चों की तालीम भी तो मुकम्मल हो रही है, अब बात आगे बढ़ाई जाए। बात आप आगे ज़रूर बढ़ाएं, मगर ये अफ़ान बेटा कहाँ है? वो तो आया ही नहीं। न्याज, जाओ अफ़ान बेटे को बुला कर लाओ। आंटी का ध्यान अफ़ान की अदम मौजूदगी पर था। वो ये समझ रही थी कि वो अभी आ जाएगा, मगर जब वो नहीं आया तो उन्होंने उसे बुलाने के लिए भेजा। तुम रहने दो न्याज, मैं खुद देखती हूँ। नौशीन ने कॉरिडोर से गुजरते हुए न्याज को रोककर खुद आगे बढ़ गई। दरवाजे पर रुककर उसने आहिस्तगी से दस्तक दी। आ जाओ। अंदर से खासी भरम सी आवाज़ आई तो नौशीन दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। अरे आप? अफ़ान जो लेटा हुआ था नौशीन को देखकर उठ खड़ा हुआ।
अंकल आंटी ने नीचे आप लोगों को बुलाया था, कुछ बातें करनी थी, आप क्यों नहीं आए? वो उसके मुकाबले खड़ी शिकवा कुना नज़रों से उसे देख रही थी। अफान एक नज़र उस पर डाली। इसलिए कि मैं इसकी ज़रूरत महसूस नहीं करता, जिनको थी वो चले गए। वो खांसी रखाई से बोला। कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ने का, कुछ हासिल करने का, बनने का मौका मिले तो उसे गंवाना हमाकत होती है। नौशीन को मालूम था कि पाकिस्तानी नौजवानों को अमरीकी शहरियत का शौक़ होता है, कुछ को तो जुनून होता है। और जिनको ये मौका इतनी आसानी और सहूलत से मिले वो इनकार करे तो इससे बढ़कर अहमक कौन हो सकता है। नौशीन बिलाशुबा अफान को बहुत पसंद आई थी। अपनी नरम सी मुस्कुराहट और अनफरादियत के साथ वो वाकई उसे पसंद करने लगा था। मगर उस वक्त अफान को जहर लगी। अगर हमाकत की पहचान का यही पैमाना है तो मैं अहमक हूँ, मैं मानता हूँ, मगर मेरी मजबूरी है कि मैं असूल परस्त हूँ, मौका परस्त नहीं हूँ। यूँ भी पाकिस्तानी तमाम नौजवानों के दिमाग ऐसे नहीं हैं जो दूसरों के हाथों पकी पकाई खाने से बेहतर खुद अपने हाथों से कमा कर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और मुझे खुदा ने बहुत कुछ अता किया, फिर मैं किसी का एहसान क्यों लूँ? थैंक यू, आपने मेरे बारे में सोचा। अफान खांसी रखाई से बोल रहा था। उसके अल्फाज नौशीन को दुखी कर रहे थे, ताहम वो खुद दुरुस्त और अफान को गलत समझ रही थी। तो आप मेरे बारे में नहीं सोच सकते? वो न जाने क्या कहना चाह रही थी। अफान ने पलट कर उसे देखा। कुछ देर के लिए धुंध सी अंदर उतरने लगी, मगर अब ऐसी भी बात नहीं थी कि वो कमज़ोर पड़ जाता। मैंने सोचा था आपके बारे में, मगर आपने अपनी राहें जुदा कर ली हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो आप इन राहों पर क्यों नहीं आ जाते जिन पर मैं हूँ? नौशीन ने खुद को फिर अहमियत दी तो अफान गुस्से से पलटा। मैं राहें बदलने का आदी नहीं हूँ, यही ऑफ़र मैं आपको करता हूँ। बात अगर जज्बों की है तो आप मेरी तरफ आ जाएं। अफान की बात पर नौशीन कुछ देर उसे देखती रही, फिर वापसी के लिए मुड़ने लगी। आपकी राहें ज़रा मुश्किल हैं अफान साहब, शायद मैं आपके साथ चल ना सकूं। खुदा हाफिज़। अफान ने कतई अंदाज में खुदा हाफिज़ कहा और उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। वो कुछ देर उसे देखती रही, फिर जल्दी से सीढ़ियाँ उतर गई। ज़िंदगी में ज़बरदस्त तब्दीली आ गई थी। अफान एग्ज़ाम्स वगैरह से फारिग होकर घर चला गया था, क्योंकि अब उसकी राहें गोहर और हसन से भी जुदा हो गई थी। अंकल और आंटी उनके रिश्ते के चक्रों में गोहर और हसन के घर पहुँच गए थे। हसन के घर वालों को क्या एतराज़ हो सकता था, मगर गोहर के वालिद कमर सख्त गुस्से में आ गए। बेगम, तुमने उनको बताया क्यों नहीं कि गोहर की मंगनी उसकी चचा ज़ाद से हो चुकी है और उसके जॉब मिलते ही हम उनकी शादी का इरादा रखते हैं? कमर सख्त गुस्से में थे। मैंने दांस्ता तौर पर उनसे ये बात छुपाई, और फिर मंगनी ही तो है। मंगनी तो कच्चा धागा होती है, किसी वक्त भी टूट सकती है। मैं जानता हूँ मैमुना बेगम कि तुम्हें मेरा गरीब भाई और उसकी बेटी पसंद नहीं, मगर मैं ये रिश्ता ख़त्म करके बदअहदी करके ना तो अपने बीमार भाई को दुख देना चाहता और ना ही नई रिश्तेदारी पसंद करता हूँ। क्या गुजरेगी मेरे भाई के दिल पर और उस बच्ची के दिल पर? कमर तो हत्थे से उखड़ गए थे। मलिक और बेगम मलिक तो कमर की गैर मौजूदगी में आए थे। मलिक ने अपनी आमद का मकसद बयान करते हुए इसरार किया था कि चूँकि दोनों तरफ कोई मसला नहीं, इसलिए जल्दी से निकाह करके आइंदा कार्रवाई की जाए, जिस पर मैमुना बेगम को कोई एतराज़ नहीं था। मगर कमर तो तैश में आ गए थे। गोहर सारा से मंसूब ना होता तो शायद वो भी मान जाते, मगर अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। देखिए कमर, अल्लाह ताला ने हमें तरक्की करने का मौका दिया तो हम नाशुक्री क्यों करें? इतनी महंगाई या ज़िंदगी के दीगर तकाज़ों को पूरा करने के लिए हमें हकीकत पसंदी का मुजाहरा करना चाहिए। किसी किस्म की गड़बड़ का अंदेशा भी नहीं। बच्चे का मुस्तकबिल भी संवर जाएगा। भाई साहब को तो कोई एतराज़ नहीं, हसन की शादी शर्मीन से करने पर तैयार है। और सबसे बढ़कर लड़कियां इतनी अच्छी सुलझी हुई हैं। मैं उन लड़कियों से मिली हूँ। मैमुना बेगम भी बेटे की तरह ऊंचे ख्वाब देख रही थी। तो बेगम साहिबा, बाला बाला लड़कियाँ भी देखा है, लड़के से भी पूछा है कि नहीं? कमर तंजिया बोले। उनका ख्याल था कि शायद ऐशो इशरत की तलबगार मैमुना बेगम खुद ही कह रही हैं, गोहर की रजामंदी नहीं। अरे वाह, लड़के की भी खूब कही आपने। अगर लड़का तैयार ना होता तो मलिक साहब को लेकर क्यों आता? वो तो 100 जान से तैयार है। और यूँ भी आप जानते हैं कि वो हमेशा से कहा करता था अमेरिका जाना मेरा ख्वाब है, तो अब कुछ तो खौफे खुदा करो तुम माँ बेटा। कमर गुस्से में बाहर निकल गया। उसी वक्त गोहर अंदर आ गया। क्या कह रहे थे अब्बू? वो कदरे धीमी आवाज़ में बोला तो वो मुँह बनाने लगी। वही भाई और भतीजी की मोहब्बत, बच्ची का दिल टूट जाएगा। तुम्हारे अब्बू ने तो कोई कभी औलाद की बेहतरी के लिए सोचा ही नहीं, हर वक्त खानदान की मोहब्बत में डूबे रहते हैं। अरे भाई, मंगनी ही तो हुई है, टूट जाएगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। लेकिन नहीं, हमें ये मौका मिस नहीं करना चाहिए। कुछ तो गोहर खुद पूरा इरादा कर चुका था, और कुछ माँ की तरफ से मिलने वाली हमायत पर एक ज़रा सा जो सारा का ख्याल था वो भी जाता रहा। न जाने जज्बे कहाँ जा सोए थे। वो बेहिसी का शिकार हो चुका था। जी अम्मी, मैं भी यही तो कह रहा हूँ। अगर खुदा की तरफ से हमें मौका मिल रहा है तो हमें गंवाना नहीं चाहिए। मगर अब्बू को तो बस सारा और बड़े अब्बू का ख्याल मारे जा रहा है। अब उनको किस तरह समझाऊँ? ऐसा करो बेटा, मलिक साहब के दोबारा आने से कबल तुम सारा से बात कर लो और समझा दो उसको। मेरा ख्याल है समझदार लड़की है, मान जाएगी। अम्मी का ये मशवरा ऐसा ख़ास भी नहीं था। इस पर तो उसने बार बार सोचा था कि सारा से खुद बात करे, मगर हर बार कदम किसी कुव्वत ने थाम लिए। नज़रों में बचपन से अब तक के हालातों वाक़यात घूम जाते। सारा की मोहब्बत, उसके साथ किए गए वादे, उसकी मासूम सूरत, ये तमाम बातें जैसे राह में खड़ी होती। वो कुछ लड़खड़ा सा जाता। वो चोर था, जज्बों का बेअतबार चोर। ताल्लुक़ तोड़ना तो चाहता था, मगर शायद हौसला ना था उसके पास। सारा बेखबर तो नहीं थी।
वो गौहर को बहुत अच्छी तरह जानती थी। उस उदासी शाम जब गौहर उसके पास जाना चाहता था और जा नहीं पा रहा था, सारा खुद मिलने आ गई तो वो चोर सा बन गया, क्योंकि तमाम हालात उसे भी पता चल गए थे। तर के ताल्लुक़ में भी हम ही ने पहल की फराज। वो चाहता था मगर हौसला न था उसका। इजहार के लिए जुर्रत और मर्दानगी की ज़रूरत होती है गौहर, और तुम तो हमेशा ही से इजहार के मामले में बेहौसला रहे हो। इंसान को इतना भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। सारा उसके मुकाबिल खड़ी उसे देख रही थी, जिसने उसकी आंखों में मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए थे। दोनों ने एक साथ जीने के ख्वाब देखे थे, आज उससे निगाहें चुरा रहा था। सारा मेरी बात सुनो, देखो वो इतना कमज़ोर था कि अपने दफ़ा के लिए उसे लफ्ज़ों के हथियार भी मुयस्सर नहीं थे। सच्चाई अपना दफ़ा आप हुआ करती है गौहर, बदनीयती का दफ़ा तो अल्फाज का अनुभव कसीर भी नहीं कर सकता। और तुम तो यूं भी कंगाल हो। मैं तुमसे कोई शिकवा शिकायत करने नहीं आई। मेरे और तुम्हारे दरमियान जब जज्बों का मजबूत बंधन नहीं रहा तो ताल्लुक़ की ये कमज़ोर सी तार अब अजियत देने लगी है मुझे। अमरीन के लिए ज़रा मजबूती बनवाना, ताकि गौहर की बेवफाई की चट्टान थी, यह हलक में आंसुओं का पहाड़ सा खड़ा हो गया था। वो मज़ीद कुछ न कह सकी और तेज़ी से बाहर निकल गया, और उदास कर देने वाले झोंके की ठंडक दिल में उतारते हुए गौहर ने हिलते हुए पर्दे को देखा, और फिर मंजर धुंधला गया और अंगूठी गिर गई। और फिर न जाने क्या कुछ हुआ। हसन और गौहर कब अमरीन और शर्मीन से शादी करके अमेरिका चले गए। अफ़ान का दिल ख़राब हो चुका था। उसने दांस्ता तौर पर गौहर और हसन को छोड़ दिया, और उन्होंने भी पलट कर खबर नहीं ली। यूँ उनकी बेहतरीन दोस्ती लालच और शौक़ की नज़र हो गई। अफ़ान अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया था। उसे एक प्राइवेट फर्म में बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी। उसकी फ़र्म में कुछ असामियाँ निकली थी और अफ़ान इंटरव्यूज़ कर रहा था। रशीद कोई है और या नहीं? वो ज़रा सुस्ताने को कुर्सी पर सीधा हुआ। जी साहब, एक मोहतरमा बैठी, अगर आप कहें तो कल बुलवा लूँ। अरे नहीं रशीद, ऐसा जुल्म कभी ना करना। ये जो लोग अपनी अपनी काबिलियत को फ़ाइलों में दबाए आस की नाव में सवार होकर आते हैं ना, ये सब मजबूरियों के कैदी होते हैं। और ख़ासकर लड़कियां तो मजबूरन ही घर से निकलती हैं, वरना किसको शौक़ होता है बाहर निकल कर ख्वार होने का और उल्टी सीधी निगाहों की जद में आने का। चलो भेजो उसे, न जाने कितनी ज़रूरतमंद होगी। अफ़ान को वाकई जॉब करने वाली लड़कियों से बहुत हमदर्दी हुआ करती थी। बेचारियाँ किस तरह ज़िंदगी की गाड़ी को घसीटती हैं। सर, मैं तो आपके आराम की वजह से कह रहा हूँ। रशीद ज़रा खसियाना सा हुआ। अरे भाई, ऑफिस में सिर्फ काम होना चाहिए, आराम नहीं। जाओ बुलाओ। जी बेहतर। रशीद बाहर चला गया और वो अंदर आ गई। बैठिए बीबी। अफ़ान के इशारे पर वो सर झुकाए उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। सारा एहसान आप? अफ़ान पहले तो उसके सरापे पर चढ़ती सी निगाह डालकर कुछ चौंका और वहम जानकर फाइल पर झुक गया। फिर यकीन हो गया कि ये गौहर की कज़न और साबका मंगेतर सारा एहसानी है। जी हाँ, मेरा नाम सारा एहसानी है। सारा अफ़ान को नहीं जानती थी। वो क्या जाने कि वो गौहर का हमराज दोस्त अफ़ान है। वो उसके चौंक जाने का मतलब नहीं समझी थी, मगर जब तक वो हैरान हो रही थी अफ़ान ने फैसला कर लिया कि वो गौहर से अपनी दोस्ती को ज़ाहिर नहीं करेगा। मिस सारा एहसान, आप माशाल्लाह काबिलियत के एतबार से तो हमारे मेयार पर पूरी उतरती हैं, मगर चूँकि अभी आप तजुर्बा नहीं है, इसलिए खैर फ़िलहाल तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। आप अगर सिलेक्ट हो गई तो आपको ख़बर कर दी जाएगी, और अगर ज़ाहिर है सर, अगर मैं आपके मेयार पर पूरी उतरूँगी तो जॉब हासिल कर सकूँगी। आप इंटरव्यू तो करें, हो सकता है। अफ़ान जो कुछ देर के लिए बौखला गया था, सारा के कहने पर उसका इंटरव्यू किया तो उसको इस जॉब के लिए वो मुनासिब लगी। ताहम उसने अपना फ़ैसला, जो कि बगैर किसी ताल्लुक़ हवाले से सारा के हक़ में किया था, आगे बोर्ड तक पहुँचाने का फ़ैसला कर लिया। सारा बहुत अच्छी सुलझी हुई काबिल लड़की थी। उसे मेरिट पर इस जॉब पर रख लिया गया। अफ़ान बहुत खुश था। वो उसकी बहुत इज्जत करता था। उसका बारहा जी चाहा कि गौहर के बारे में पूछे, मगर फिर कुछ सोचकर खामोश रहता कि ना जाने वो क्या समझे, क्या असर ले। दोनों चोट खाए हुए थे, इसलिए अपने अपने खौल में बंद रहते। शायद ये गौहर से ताल्लुक़ ही का असर था कि वो उसका ख्याल, ख़ास तौर पर बहुत ख्याल रखता। उस रोज़ वो ऑफिस टाइम के बाद बाहर निकला तो देखा कि सारा भी बस के इंतज़ार में खड़ी है। उसने गाड़ी रोक दी और बाहर निकल आया। अरे आप अभी तक खड़ी हैं सारा? जी सर, आज ना जाने क्या बात है कि बसें कम है, वरना तो फ़ौरन ही मिल जाया करती हैं। अच्छा, ये मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, इनकार मत करना, काफ़ी देर होगी, शाम के साए फैल रहे हैं और घर वाले सभी परेशान हो रहे होंगे। अफ़ान हमेशा खुद को दूसरों की जगह रख कर सोचता था। यही वजह थी कि उसे दूसरों की तकलीफ़ अपनी महसूस होती। लेकिन सर, सारा को यूँ बेधड़क अपने बॉस की गाड़ी में बैठना अच्छा भी नहीं लग रहा था। ये बात भी थी कि वो अफ़ान की शराफत और शख्सियत से पहले ही मुतासिर थे, मगर फिर भी वो हिचकिचा रही थी। छोड़िए मिस सारा, हम आपस में कॉलीग हैं, बातों में वक्त ज़ाया न करे, आइए। और जब अफ़ान ने उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया तो मज़ीद इनकार उसे भी अच्छा न लगा। वो बैठ गई। फिर तमाम रास्ता अफ़ान खामोश ही रहा। उसका बहुत दिल चाह रहा था गौहर के बारे में मालूम करे, इतनी अच्छी दोस्ती जो रही थी। सारा, मैं अगर आपसे कुछ बातें करूं, कुछ पूछूं तो आप खफा तो नहीं होंगी? गियर बदलते हुए अफ़ान ने सारा को देखा, जो सफ़ेद दुपट्टे में लिपटी चुप बैठी थी। उसकी बात पर सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। अफ़ान का चेहरा उसकी नेक नियति का आईना बना किसी ख़ास बात की खुमाजी कर रहा था। ये बात मैंने भी बारहा महसूस की है सर, कि आप कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, मैं हकीकत पसंद लड़की हूँ, ख्वाबों ख्यालों पर ज़रा कम ही एतबार करती हूँ।
सारा ने एतमाद के साथ कहा तो अफान को भी कुछ कहने की हिम्मत हुई। आपको मालूम नहीं सारा, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ और आपकी तस्वीर भी देख चुका हूँ, लेकिन आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानती शायद, वरना। अफवान ने बात ही ऐसी की थी कि वो आंखों में हैरत लिए उसकी तरफ घूम गई। कैसे सर? उसकी आंखों की सारी हैरत अब लहजे में ढल गई थी। वो ऐसे कि गौहर मेरा बेहतरीन दोस्त था। और फिर अफवान ने अपनी दोस्ती की इब्तदा से इंतहा तक तमाम बातें बता दी। सारा के चेहरे पर साए आते जाते रहे। दुख का गहरा रंग उसके सादा से हुस्न पर छा गया था। हैरत है, उसने कभी मेरे बारे में आपको नहीं बताया था। हालांकि जब आप लोगों की मंगनी हुई थी तो हमारी दोस्ती अरूज पर थी और हम एक दूसरे को सब कुछ बताते थे। अफान को भी हैरत हो रही थी। नहीं, गौर ने अपने तमाम दोस्तों, खासकर आपके बारे में भी बताया था, लेकिन आपकी तस्वीर वगैरह तो नहीं देखी थी। वैसे सब कुछ जानती हूँ। यहाँ भी आपका नाम सुनकर मैं चौंकी, फिर खुद ही ख्याल आया कि अफान किसी एक का नाम तो नहीं हो सकता। एक बात पूछूं आपसे? बात करते करते एकदम सारा मुड़कर उसे देखने लगी। ज़रूर, अफान ने मोड़ काटते हुए कहा। ये जॉब कहीं पुरानी दोस्ती का लिहाज तो नहीं अफान साहब? एकदम सारा को ये ख्याल आया। देखिए सारा, आपका नाम देखकर, आपको देखकर मैं भी चौंका था और मुझे यकीन था कि आप वहीं सारा, मगर ये जॉब खुदा के फजल से सिर्फ आपको मेरिट पर मिली है और इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं। मुझे पता था कि जब आपको हकीकत मालूम होगी तो आप ये समझेंगे कि शायद मैंने गौहर की दोस्ती की वजह से ऐसा किया। ऐसा नहीं है, बस ये उसने इत्तेफाक ज़रूर है कि आप वहीं सारा हैं और मैं वहीं अफान। और सारा, कितनी अजीब बात है, हम जिस शख्स के हवाले से एक दूसरे से मुतारिफ़ हुए, हम दोनों को अजीज़ होने के बावजूद हमारी ज़िंदगी से निकल चुका है। ये बात कहते हुए अफान को भी तकलीफ़ हुई थी। सारा के दिल पर भी चोट लगी। अफान साहब जो हमारी ज़िंदगियों में नहीं, हमें उसका जिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं। सारा को गौहर के जिक्र से भी नफ़रत थी। ठीक है, आइंदा नहीं करेंगे, मगर आप लोगों को खबर तो होगी वो कहाँ है, किस हाल में है। उसके बाद अम्मी अब्बू ने शहर बदल लिया, उनसे ताल्लुकात ख़त्म कर लिए। क्योंकि मैंने मना भी किया था, मगर अम्मी अब्बू का दिल टूट गया था। फिर हमें कोई ख़बर नहीं मिली। यकीनन खुश ही होंगे गौहर साहब, अपने ख्वाब के जजीरे में अपने पसंद के साथी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं चाहती हूँ कि आज के बाद वो शख्स हमारे दरमियान मौजूद गुफ्तगू न बने। वो हम दोनों का मुजरिम, और मैं किसी मुजरिम का जिक्र करना नहीं चाहती। आपसे मिलकर बात करके, आपको जानकर मुझे गौहर की कमीनगी का एहसास हो गया। जो आप जैसे दोस्त को छोड़ सकता है, वो मुझ जैसी आम सी लड़की को बासानी भूल सकता है। गाड़ी बस यहीं रोक दे। सारा ने उठती हुई ठेसों को दबाया और अपने घर के सामने गाड़ी रोकने को कहा। ओके सारा, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है अफान साहब, आप आइए ना अम्मी से मिलने, बहुत खुश होंगी वो आपसे मिलकर। अफान भी गाड़ी एक तरफ लॉक करके उसके साथ अंदर आ गया। सारा के वालिदैन अफान से मिलकर बहुत खुश हुए थे। अब वो अक्सर उनके घर आने लगा था। सारा की अम्मी तो गौहर से ना लाती। अफान जब भी आता, पहले वो गौहर की ढेरों बुराइयां करती, बाद में कोई और बात करती और सारा मना करते करते थक जाती। अम्मी जी छोड़ भी दे, रात गई बात गई। सारा को अच्छा नहीं लगता था कि अफान क्या सोचेगा। अरे कैसे छोड़ दूँ, ख्वामखा में रात गई बात गई। कुछ कम धोखा नहीं दिया मैमूना बेगम और उसके लड़के ने, खून के आंसू रुलाया है हमें। देखना कभी सुख की ज़िंदगी बसर नहीं करेगा वो। गौहर को हर वक्त कोसने देना गोया उसकी अम्मी का मामूल था, मगर सारा को ये अफान के सामने अच्छा नहीं लगता था। वो मुस्तकिल नर्वस रहती अफान के सामने। सर आप इनको बोलने दिया करें, क्या मैं और तुम हकीकत नहीं जानते? जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो ये खुद ही खामोश हो जाएंगी। और फिर वही हुआ, जब उनके दिल की भड़ास निकल गई तो वो मुतमईन हो गया। वो अफान के बारे में सोच रही थी। खुदा के लिए अम्मी, अब उनके सामने ऐसी कोई बात ना कर दीजिएगा। अफान बेशक बहुत अच्छा इंसान है, मगर उस बेवफा का दोस्त रहा है। मैं हरगिज़ उससे कोई ताल्लुक़ जोड़ना पसंद नहीं करूँगी। सारा ने कतई अंदाज में अपना फ़ैसला सुनाकर उनको मज़ीद किसी कार्रवाई से रोक दिया था, मगर अफान को अपनी ज़िंदगी के लिए एक अच्छी मुखलिस साथी की ज़रूरत थी। और जब उसने इस बारे में सोचा तो सारा अपनी शख्सियत की तमाम तर सादगी के साथ उसके सामने आ खड़ी हुई। मगर वो बाकायदा तौर पर बात करने से पहले सारा से बात करना चाहता था। मेरा ख्याल है सारा, हम दोनों एक कश्ती के सवार, एक ही दर्द के आशना, इसलिए मेरा ख्याल है कि हम दोनों अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे के अच्छे साथी साबित हो सकते हैं। उसकी अम्मी की ख्वाहिश अफान के लबों पर आ गई तो वो खामोश निगाहों से उसे देखने लगी। उसे काफ़ी अरसे से इस बात का अंदाज़ा हो रहा था, मगर वो फौरी तौर पर उसे कोई जवाब देना नहीं चाहती थी। अब मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी कहीं ऐसा ना हो कि आइंदा ज़िंदगी में कभी आप, क्या है तुमने? मोहब्बत ही तो की है एक बेवफा आदमी से सारा। मोहब्बत जुर्म या गुनाह नहीं होती, यही एजाज़ होती है, इज़्ज़त होती है। आपके खच्चे की बात कि आइंदा ज़िंदगी में मैं आपको कोई ताना ना दूँ तो सारा, मैं घटिया आदमी नहीं हूँ। नौशीन भी मेरी ज़िंदगी में आ चुकी है, मगर मैं तो बेवफा लोगों को अहमियत देने का कायल नहीं। जिनको हमारा ख्याल नहीं, हम उनका ख्याल क्यों रखें? यूँ भी मेरे ख्याल में हमारे नए ताल्लुक़ में इस कमज़ोरी या पस्ती की कोई जगह नहीं होगी। हम अपने नए ताल्लुक़ के साथ नए सोचों, नए जज्बों के साथ ज़िंदगी की इब्तदा करेंगे। तुम सारा देख लोगी कि सारा को यूँ महसूस हुआ जैसे वो वाकई उस नई दुनिया में अभी दाखिल हुई हो।
आप मुझे सोचने का मौका देंगे अफ़ान? उसने आहिस्ती से पूछा। ज़रूर, क्यों नहीं, जब तक जी चाहे, अफ़ान ने आहिस्ती से कहा और बाहर निकल गया। सारा ने अम्मी को सारी बात बता दी थी। वो खुश हो गई। यही तो उनकी ख्वाहिश थी। सारे घर वाले अफ़ान को पसंद करते थे और ख़ुद सारा को भी अफ़ान पसंद था। इस शाम उसने बहुत सोच विचार के बाद अल्लाह ताला से दुआ के बाद अफ़ान के हक़ में फ़ैसला कर लिया। फिर उसने फ़ोन करके अफ़ान को घर आने को कहा, मगर आने वाले इनकलाब के बारे में वो नहीं जानती थी। उस शाम गौहर भी अपनी ज़्यादतियों की सज़ा बनकर उन लोगों के सामने था। सारा की अम्मी तो उसे घर के अंदर दाखिल होने के भी हक़ में नहीं थी। अब क्या लेने आए हो? कोई ताल्लुक़ नहीं है तुमसे हमारा। सारा के अब्बू तो उसे देखते ही घर से निकल गए थे और अम्मी खूब दिल की भड़ास निकाल रही थी। मैं चला जाऊँगा बड़ी अम्मी, मुझे सारा से बात तो कर लेने दे। गौहर मिन्नत कर रहा था। खिड़की में खड़ी सारा का दिल कट सा गया। क्या हालत हो रही थी गौहर की। कोई ताल्लुक़ नहीं है उससे तुम्हारा। उसके हिसाब का रवैये की वजह से उनको उससे शदीद नफ़रत महसूस हो रही थी। बड़ी अम्मी प्लीज़ मुझे सारा से बात तो करने थे। उसने धुतकार दिया तो पलट जाऊँगा। वो मिन्नत कर रहा था तो वो कमरे से निकल गई। वो सारा के कमरे में आ गया जहाँ वो खामोश खड़ी उसी का इंतज़ार कर रही थी। ये वो शख्स था जो उसके बचपन का साथी था, जो उसे टूट कर चाहता था और जो उसे हर खेल में पार्टनर इसलिए बनाता था कि वो जीत जाता है वरना हार जाता है। जिसने उसको जीवन साथी बनाने के लिए कितने पापड़ बेले थे, ताकि माँ जैसी हस्ती को खुदकुशी की धमकी देकर मंगनी की थी। और किस कदर खुश था अपने खोखले ख्वाबों में बेवफाई के रंग भर के। अब शर्मिंदा सा लुटा हुआ उसके सामने अपने गुनाहों की सज़ा की सूरत में खड़ा खुद में हिम्मत नहीं पा रहा था कि उसको मुखातिब करे, अपनी चाहत बचपन के साथी से किस तरह माफ़ी मांगे, किस तरह अपने गुनाहों का एतराफ़ करे, रास्ता बदल लेने का क्या जवाब पेश करे, किन अल्फाज से माजरत करे। उसने तो सब कुछ खो दिया था, उसका साथ, उसकी दोस्ती, उसका एतबार। अब उसके पास माजरत के लिए भी अल्फाज नहीं थे। तभी तो कितनी देर से दरवाजे से टेक लगाए नज़रें झुकाए खड़ा था, नादिम और शर्मिंदा, जबकि वो बड़ी मोतबर बनी अपनी जगह पर मजबूत कदमों से जमी उसे देख रही थी। गौहर, मेरे घर के रास्ते में टूटे हुए ख्वाबों की किरचियाँ हैं, पाँव ज़रा संभल कर रखना। कमरे की खामोश फिज़ा में सारा की गुलोगीर आवाज़ गूंजी तो गौहर मुर्दा कदमों से चलता हुआ उसके करीब आ गया। इन टूटे ख्वाबों की किरचियों में अपनी पलकों से चुनता हुआ अपने गुनाहों की सज़ा बनकर लौट आया हूँ सारा। गौहर ने बड़ी हिम्मत करके सारा के हाथ थाम लिए, मगर सारा ने उतनी हकारत से उसके हाथ झटक दिए। क्यों, ग्रीन कार्ड देने वालों ने हरी झंडी दिखा दी है क्या? सारा के लहजे में तंज था। ये बात नहीं सारा, वो सब कुछ मिला जिसकी मुझे तलब थी, जिसके लिए मैं तुम्हारी नज़रों से गिरा हूँ। गौहर के लहजे में हार थी, शर्मिंदगी थी। फिर वापसी का रास्ता किसने दिखा दिया? वो इंतहाई तल्ख हो रही थी। सारा, तुम जो चाहो कह सकती हो, हक बजानी वो, मगर सारा वो जो मैं कहा करता था कि जिस खेल में तुम मेरी पार्टनर नहीं होती हो वो खेल में हार जाता हूँ। और सारा एक ही खेल तुम्हारे बगैर खेला, इस बुरी तरह से हारा हूँ कि गौहर शर्मिंदगी और निदामत की तस्वीर बना हुआ था। अब ये हार मेरे नाम करने आए हो गौहर? सारा के जी चाह रहा था कि उस शख्स को आईना दिखा दे ताकि उसे अंदाज़ा हो जाए कि बेवफाई का दर्द कैसे सहा जाता है, मगर वो अब उसे अपनी नफ़रत के काबिल भी नहीं समझती थी। नहीं सारा, बाजी तो मैं हारा हूँ, जीत तो तुम्हारे नाम आई है। उसने बड़ी सच्चाई से हथियार डाल दिए। क्यों, तुम्हारी लाइफ पार्टनर तुम्हें इतनी मोहब्बत नहीं दे सकी कि तुम लौट आए हो? नहीं सारा, पानी पर नक्श नहीं बन सकते, हवा उन नकूश को मिटा देती है। अमरीन जैसी लड़कियों को जो बैरून मुल्क पलती बढ़ती है, उनको एक शौहर की ज़रूरत नहीं होती, एक मुलाजिम की, एक सेक्रेटरी की ज़रूरत होती है। और अमरीन को भी मेरी सूरत में ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए था जो उसके इशारों पर नाचे, उसके वालिदैन की ग़ुलामी करे। सारा, मैं बार बार अपनी अना और खुददारी को मौत के घाट नहीं उतार सकता था। वो बोलता उसके सामने आ गया। सारा ने हकारत भरी निगाह उस पर डाली। कितना बदल गया था वो, कितना कमज़ोर हो गया था वो, बहुत थका हुआ लग रहा था। ओह अच्छा, ये बात है। लेकिन गौहर साहब, मेरे ख्याल में जब एक बार अना और खुददारी को बेच कर सौदा कर लो तो फिर आसानी हो जाती है। ज़्यादा वक्त तो पहली बार ही होती है, दिक्कत तो पहली बार ही होती है। इतनी कीमती शय का सौदा करते हुए जब आपको पहली बार नहीं हुई तो फिर बार बार की तो कोई अहमियत ही नहीं रह जाती। सारा का एक लफ्ज़ जहर में बुझा हुआ था, तीर था जो गौहर के दिल में पेवस्त हो रहा था। सारा, जितने तीर चाहे चला लो, हक बजानी वो, मगर सारा मेरे ज़ख्म तो देख लो। तुमसे बेवफाई करके मैंने कोई सुख नहीं पाया। खुदा ने ऐसी सज़ा दी है कि तमाम उम्र तड़पता रहूँ। सारा, अमरीन ने मुझे शौहर नहीं मुलाजिम बनाया था। अमेरिका जाना, ग्रीन कार्ड हासिल करना मेरा ख्वाब ज़रूर था, मगर ये नहीं जानता था कि उस ग्रीन कार्ड के अवज़ मुझे अपनी अना और शख्सी आज़ादी देना पड़ेगी। तुम्हारी मोहब्बत की कुर्बानी देकर जो बाजी मैंने हारी है, ये हार मुझे काटती रहेगी लम्हा ब लम्हा। वो अपने टूटे लहजे की तरह टूट रहा था, बिखर रहा था। बाज़ औक़ात इंसान को सौदो ज़िया का एहसास उस वक्त होता है गौहर साहब जब उसके दामन में कुछ नहीं रहता। मुझे आपकी कहानी सुनकर अफसोस हुआ है, मगर मैं हमदर्दी के बावजूद आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। सारा के अंदर टूट फूट हो रही थी। उसे तो अपने साथ गौहर की तबाही का भी दुख था, मगर वो अब भी अपने दिल में उसके लिए मोहब्बत रखती थी और हमदर्दी भी, मगर इज़्ज़त नहीं। उसके दिल में उसका एहतराम नहीं रहा था, और जब एहतराम ही ख़त्म हो जाए तो बाकी कुछ नहीं रहता।
ऐसा न कहो सारा, मैं तो तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही बनकर लौट आया हूँ। वो मलतेजी लहजे में बोलता हुआ उसके करीब आ गया और उसके हाथ थाम लिए। सारा अंदर से डोल सी गई। गौहर उसकी पहली मोहब्बत था। उसने ज़िंदगी के सारे ख्वाब उसी के हवाले से देखे थे, मगर खुद गौहर ने उसके ख्वाब तोड़ डाले थे। कैसा तड़पती थी वो, कितनी सबकी हुई थी उसके चेहरे पर सख्ती आ गई। गौहर, तुम्हें अपना समझने की गलती मुझसे हुई थी, वरना तुम तो कभी भी मेरे नहीं थे। अब क्या हो सकते हो? पहले मेरी ज़िंदगी में तुम ही तुम थे गौहर, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में तुम कहीं भी नहीं हो। आंसू की अमेज़ी से भीगी आवाज़ ज़ख्मी लहजे में ढली गौहर के दिल को ज़ख्मी कर गई तो वो तड़प उठा। सारा, इतनी संगदिल न बनो। वो मिन्नत पर उतर आया तो वो तल्खी से मुस्कुरा दी। इंसान को हर तरह का जायका चखना चाहिए। आप तो सिर्फ मोहब्बत की शीरीनी ही से आशना है ना। नफ़रत क्या चीज़ है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। सारा की आंखों में धुंध उतर आई, मगर उस धुंध में भी उसने अफान को देख लिया था, जो उसका जवाब सुनने खुद ही चला आया था। उसने सारा और गौहर की बातें सुन ली थी। उन तमाम बातों के जवाब अफान को अपना आप कहानी का इजाफी किरदार ही लगा, इसलिए वो वापस पलटने लगा। अफान, आप कहाँ जा रहे हैं? आइए ना। सारा ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया तो गौहर हैरत और बेयकीनी से अफान की तरफ बढ़ा। अफान, तुम यहाँ कैसे? गौहर हैरान था अफान को सारा के घर देखकर। गौहर, इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? कहानी में मुख्तलिफ मोड़ तो आते ही हैं। एक कहानी ख़त्म होती है तो एक शुरू होती है। ये ज़िंदगी के इत्तेफाकात हैं जिन्होंने मुझे और सारा को कॉलीग बना दिया। गहरा सांस लेकर अफान ने मुख्तसरन कहा। ओह खुदाया, तेरा शुक्र है कि अफान तुम आ गए। अफान, मैं तुमसे बहुत नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ। तुम मेरे सच्चे और मुखलिस दोस्त हो। मैंने तुम्हारे साथ भी बदतमीज़ी की। तुम नाराज़ तो नहीं हो मुझसे? गौहर ने सब कुछ बुलाकर उसको शानों से थाम लिया। नहीं गौहर, मैंने तो दोस्त की हैसियत से तुम्हें मशवरा दे दिया था, मगर हाँ अफान, तुम मेरे मुखलिस मुशीर रहे हो। मैंने तुम्हारा कहा नहीं माना तो सज़ा पाई है। गौहर की हालत दीदनी थी। वो दोनों से शर्मिंदा था और किसी सूरत में भी सारा को मना लेना चाहता था। नहीं गौहर, तुमने मुझसे कोई बदतमीज़ी नहीं की। तुम अपनी कमज़ोरियों की सज़ा बनकर लौट आए हो बस। अफान, जो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ सारा से मिलने आया था, वो उस अच्छी लड़की को खुशखबरी सुनाने आया था। गौहर को देखकर बुझ सा गया और उसके चेहरे पर उतरती शाम सारा ने भी देख ली। अफान, देखो ये सारा मुझसे बहुत खफा है, बहुत बदज़न है। तुम इसको समझाओ ना प्लीज़, इसे बताओ मैं इसे कितना चाहता हूँ। गौहर किसी ऐसे बच्चे की तरह मचल रहा था जो अपना खूबसूरत खिलौना खो बैठा और अब हासिल करना चाहता। मुझे किसी की गवाही की ज़रूरत नहीं गौहर, मैं सब जानती हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी क्या अहमियत है, तभी तो तुमसे खफा नहीं, इसलिए कि नाराज़गी अपनों से हुआ करती है, गहरों से नहीं। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में अपनी हैसियत उस वक्त जान गई थी जब तुमने अमरीन को अपनाया था और चाहतों के राब्ते उसी वक्त टूट गए थे। अब तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। मेरे अल्लाह ने हर वक्त मेरी मदद की है और उसकी पाक ज़ात ने मुझे बता दिया कि तुम क्या हो। सारा बोल रही थी और अफान सोच रहा था कि उसे दरमियान से हट जाना चाहिए। उनकी वक्ती गलत फहमी ख़त्म हो जाएगी तो दोनों फिर एक हो जाएंगे, इसलिए वो वापसी के लिए खड़ा हो गया। अफान, तुम जा रहे हो, समझाओ ना सारा को प्लीज़। अफान, गौहर मेहनत कर रहा था। वो सारा के सामने अपनी ज़्यादतियों का अजाला करना चाहता था। अफान ने गहरा सा सांस लिया और सारा को देखने लगा। गौहर, शायद तुम अभी असल कहानी से वाकिफ़ नहीं हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब मेरी यहाँ ज़रूरत नहीं रही, इसलिए मैं चलता हूँ। उसका गोल सा जवाब गौहर की समझ में नहीं आया। अलबत्ता सारा आगे बढ़ी और अफान का हाथ थाम लिया। आपकी ज़रूरत तो अब पहले से भी ज़्यादा होगी अफान। मैं बहुत परेशान थी, सोच रही थी कि खुदा पाक ने दुरुस्त राह की तरफ मुझे डाल दिया, जो आपकी तरफ जाती थी। हम खुदा के फजल से एक दूसरे के अच्छे साथी साबित होंगे इंशाल्लाह। अफान के चेहरे पर खुशी रक्सा हो गई। दोनों ने एक बार पलट कर गौहर को देखा, जो सारी कहानी अब समझ गया था। उसे दुखी और अधूरा देखकर अफान और सारा के दिल पर चोट पड़ी थी, मगर बाज़ औक़ात गम का सोज लिए हुए खुशी मिलती है। यही सोचकर दोनों आगे बढ़ गए और गौहर की आंखों में आहिस्ता आहिस्ता धुंध गहरी हो गई और मंजर धुंधला गया। तो ये था आज का नावल। होपफुली कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थोड़ी ड्रामाई सिचुएशन हो गई थी नावल में, जैसे वो तीनों उस घर में उनको रहने की परमिशन मिल गई, फिर वो तीनों लड़कियां आई, मतलब थोड़ी फिल्मी सिचुएशन लग रही थी। इतनी पुख्ता नहीं कह सकती कि बहुत पुख्ता स्टोरी थी, बहुत मैच्योर राइटिंग स्टाइल नहीं था, लेकिन मैसेज अच्छा था और बहुत ही अच्छा था कि एक दफ़ा किसी को छोड़ दिया तो बस छोड़ दिया। मतलब अगर उसने, ज़ाहिर सी बात है, उसने लालच किया, उसने उसको छोड़ा, और अगर अब सारा उसकी तरफ मुड़ जाती तो मेरा ख्याल था कि ये गलत होता। सारा ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया, उसने वापस उसकी तरफ नहीं गई, उसने अफान को चुना। दैट्स वाज ग्रेट। मुझे तो अच्छा लगा। आप लोगों को क्या लगा, आपकी क्या राय है, आप लोग बताइए। तो फिर मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।